Hello. Hello. Yes, good morning friends and welcome to इनकम टैक्स। जीएसटी का चैप्टर खत्म, अब इनकम टैक्स का नया चैप्टर शुरू, जो कि अगले साल खत्म हो जाएगा और फिर नया इनकम टैक्स एक्ट आ जाएगा। सो मैं आपको कहूंगा कि आप लोग एक लकी बैच हो जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ रहे हो, नया भी पढ़ने का मौका मिलेगा। आपके जूनियर्स को कहूंगा कि आप लोग लकी हो कि जो नया है वही पढ़ने मिल रहा है। ठीक है, सबसे लकी तो मैं हूं कि मुझे दोनों पढ़ाने का मौका मिल रहा है। So, like it's been more than 60 years that this old income tax act has been in place. आपको पता होगा इनकम टैक्स एक्ट कब का है ये? 1961, राइट। सो ऑलरेडी इनकम टैक्स के बारे में क्या क्या आपको जानकारी पहुंच चुकी है? ऑलरेडी व्हाट डू यू नो अबाउट इनकम टैक्स? एक तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा है वो देख लो, एंड उसी नोट में हम लोग स्टार्ट करेंगे। टेल मी, जीएसटी से ज्यादा चैलेंजिंग है? नहीं, ऐसी जानकारी नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, टैक्स पे करना, क्योंकि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, वो पे करना चैलेंजिंग लगता है। जीएसटी तो क्या है, कोई और कलेक्ट करके पे कर देता है, ऐसा बोल रहे हो क्या? सीनियर्स बताते हैं कि सिलेबस ज्यादा चैलेंजिंग है। ओके, पढ़ना बहुत पड़ता है, पढ़ने बहुत मिलता है। ओके, टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट इनकम टैक्स? इट्स अ डायरेक्ट टैक्स, है ना? It's a direct tax. That means that the tax is directly applicable on the person who is earning that income. It's directly applicable. Yes. हाँ, इनकम के नाम में ही कम है ना, उससे अच्छा इनकम कमाओ ही मत, है ना? द बेस्ट वे टू अवॉइड इनकम टैक्स इज टू अवॉइड इनकम, है ना? कम दिखाएंगे तो भी टेंशन रहेगा कि यार इनको पता चल गया तो नोटिस आ गई, तो सबसे बेस्ट है अवॉइड इनकम, है ना? द बेस्ट वे टू अवॉइड इनकम टैक्स इज टू अवॉइड इनकम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मत लगाना, ठीक है? इनफैक्ट यू शुड एम टू बी अ वेरी बिग टैक्स पेयर, यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट, ठीक है? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके क्लाइंट्स का टैक्स बचाने की जगह उनकी इनकम बढ़ाने में हेल्प करो ना। बाकी भी तो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो आप लोग, तो टैक्स लीगली पे करो, लीगली जितना बच सकता है बिल्कुल उतना बचाओ। जो लीगली डिडक्शंस एग्जेम्पशंस वगैरह मिल सकते हैं, जो बेनिफिट्स ले सकते हो, आप टैक्स प्लानिंग बोलते हैं, वो बिल्कुल करो। लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड कि इनकम है कुछ और दिखा कुछ रहे हो, दैट इज अ रिस्की मैटर, स्पेशली इन टूडेज एरा व्हेन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज यू डू आर बीइंग ट्रैक्ड। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, वेदर आप क्रिप्टो को सेल करते हो, वेदर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करके सेल करते हो, वेदर म्यूचुअल फंड्स आप परचेज करके सेल करते हो, या इवन द स्मॉलर ट्रांजेक्शन सच एज बैंक में आपका एफडी बना हुआ है, उससे इंटरेस्ट आता है, तो इवन कोई आपको रेंट मिल रहा है, तो आजकल सारी चीजें रजिस्टर्ड होती है एंड द इंफॉर्मेशन इज बीइंग ट्रैक्ड बाय द डिपार्टमेंट। तो सूनर और लेटर दे विल कैच अप विथ यू। सो इट इज बेटर कि आप धीरे धीरे अपनी इनकम बढ़ाने पे फोकस करो और साइमल्टेनियसली जो भी टैक्स आता है वो पे करो। ओके, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द चेंजेस विच हैव कम दिस ईयर? यस, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिल रहा है, करेक्ट। ये पिछले साल भी था वैसे, लेकिन इस साल भी मिल रहा है, करेक्ट। ये किस में से मिलता है, कुछ आइडिया? ये हाँ, ये सिर्फ सैलरी की इनकम में से मिलता है। ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर रहे हो, ये आपके इनकम में से उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। तो आपको तो ऐसा लग रहा होगा सैलरीड एम्प्लॉइज का तो बहुत बढ़िया है यार, मस्त 75,000 का डिडक्शन मिल जाता है। जो बिजनेस या प्रोफेशन में है उनको तो एक्चुअल जितने एक्सपेंसेस के उसका डिडक्शन मिलता है, ऑब्वियसली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अब मैं पर्सनल पर्पस के लिए गोवा की फ्लाइट बुक कर रहा हूं और घूम के आ रहा हूं, उसका डिडक्शन नहीं ले सकता मैं मेरे बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम से। लेकिन मैं बिजनेस के पर्पस के लिए जो भी कर रहा हूं खर्चे, तो उसका मैं डिडक्शन ले सकता हूं। यस, तो एक्चुअल में इनकम टैक्स का जो ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है वो बिजनेस क्लास को मिल जाता है, एंड सबसे ज्यादा जो टैक्स का बर्डन बैठता है प्रोपोर्शनेटली वो सैलरीड क्लास को पड़ता है। व्हाट एल्स अबाउट द अमेंडमेंट्स, एनी आइडिया? प्रीवियस ईयर को टैक्स ईयर बना दिया, वो नए साल से, वो इसके भी अगले साल से, इस साल तो प्रीवियस ईयर ही है। ओके, स्लैब रेट्स बढ़ गए एक्चुअली, मतलब कि टैक्स रेट्स कम हो गए, टैक्स रेट्स भी वही है, लेकिन जो लेवल्स है इनकम की वो बढ़ गई है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स बढ़ गई है। कितने लेवल की इनकम तक टैक्स नहीं लगता, सुना होगा? 12 लाख तक। 12,000 नहीं बेटा, 12 लैक्स। 12,000 तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? ये सरकार अभी के भी गिर जाएगी। सो 12 लाख रुपीस की इनकम तक के इनकम टैक्स नहीं लगता। श्योर? मतलब अगर मैं 10 लैक्स कमाऊंगा तो
अच्छा, अगर मैं 11 lakhs कमाऊंगा तो श्योर भरना पड़ेगा, फिर रिफंड आएगा। ओके चलो, कुछ कंसेप्शंस अपने परफेक्ट नहीं है तो मतलब मेरी जरूरत है आपको। ओके, रिबेट ऐसे आता नहीं है, वो भरते वक्त ही डिस्काउंट मिल जाता है तो एडजस्ट हो जाता है, जो आपको टैक्स भरना है वही नील होता है। लेकिन ऑब्वियसली आप, हाँ, रिटर्न तो फाइल करना होता है, नील रिटर्न नहीं। नील रिटर्न वो होता है जिसमें आप सारे पर्टिकुलर्स नील नील होते हैं। नील रिटर्न वो नहीं होता है जिसमें टैक्स नील होता है। सो यस, देयर आर सर्टेन थिंग्स टू नो, बट डोंट वरी। आज आप जिस स्थिति में हो, आज से अराउंड 3 महीने के बाद में, बाय से डिसम्बर एंड, you will be in a much better position. You will have a lot of understanding about income tax. Our objective at this CA intermediate level is to gain working knowledge of income tax and not to gain expert level knowledge. आपको शर्मा सर ने मनोहरन सर के बारे में बताया था। मैं तो उनसे पर्सनली कभी मिल नहीं पाया, ना उनकी कोई क्लास अटेंड कर पाया, लेकिन मैंने भी बहुत सुना है उनके बारे में। लेजेंडरी पर्सन, एंड ही यूज्ड टू से दैट, शर्मा सर ने भी आपको बताया था कि इसमें इंटरमीडिएट लेवल पे ये पॉन्ड की तरह होता है जिसकी लिमिटेड दायरे होते हैं, एंड डेप्थ भी हमको पता है, डूबेंगे उसके चांसेस कम है। ठीक है, हम और कोई चीज में डूब सकते हैं, लेकिन अभी इंटरमीडिएट का टैक्सेशन वास्ट है, बट उतना वास्ट नहीं है। ओके, अब एक छोटे बच्चे को तो छोटा स्विमिंग पूल भी बहुत बड़ा लगता है वैसा, लेकिन फिर सीए फाइनल का जो टैक्सेशन है, खास करके इनकम टैक्स, वो काफी बड़ा है, लेक की तरह है जिसके फिर भी बाउंड्रीज है बट बहुत वास्ट है। And then when you go into the practice, income tax in real life is like an ocean, है ना, उसमें कोई एंड्स नहीं है, कंटिन्यूस वेव्स भी चलते रहती है, कहाँ कितनी डेप्थ है, कहाँ कौन सी शार्क है, कहाँ कौन सी मछली आपको खा जाएगी आपको नहीं पता। सो द थिंग इज की इनकम टैक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ओके, एंड इट इज नॉट द केस जस्ट इन इंडिया, इन मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इनकम टैक्स इज कलेक्टेड। और ये कोई आज से शुरू हुआ है 20 साल 60 साल पहले 100 साल पहले, ऐसा नहीं है। पहले मतलब आज से 1000 साल पहले भी, 2000 साल पहले भी, राजा महाराजा के जमाने में, टू गवर्न द पीपल देयर वाज अ नीड टू हैव मनी रिसोर्सेस। तो जो रूलर्स रहते थे, जो किंगडम्स होते थे पहले, जो राजा, तो वो लोग अपने प्रजा से टैक्स कलेक्ट करते थे। मे बी एट दैट टाइम हम लोग ने जैसे मूवीज में देखा है, काइंड में हो सकता था, जैसे कि आपकी अगर इतनी खेती हो रही है तो उसका 1/6 पोर्शन आपको टैक्स पे करना होगा। दैट वे इट यूज्ड टू बी कैलकुलेटेड, बट धीरे धीरे मनी करेंसी में सब कुछ डील होने लगा, सो टैक्सेशन भी बहुत रिफाइन होने लगा। इट इज अ प्योरली मैन मेड कॉन्सेप्ट, इट हैज नथिंग टू डू विथ नेचर। जैसे हम बोलते हैं मैथमेटिक्स इज नेचर्स लैंग्वेज, इनकम टैक्स इज सम पीपल्स लैंग्वेज, जो लोगों ने बहुत ही षड्यंत्र रचा। अब षड्यंत्र है कि नहीं है, दैट इज अनदर थिंग। आई मीन इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे तो अलग प्रॉब्लम्स होंगे। टेल मी, व्हाट डज गवर्नमेंट डू विद दैट ऑल मनी दैट दे कलेक्ट? They provide you infrastructure, they enable development of the country, and most importantly they provide you security, है ना, security। अगर पुलिस फोर्सेस ही नहीं रहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस हो जाएगा, है ना। अगर जजेस को पेमेंट नहीं जाएगा, अगर आपके आर्म्ड फोर्सेस को पेमेंट नहीं जाएगा, तो फिर तो अभी इंडिया वुड हैव बीन डिवाइडेड इनटू 50 डिफरेंट स्टेट्स, राइट, एंड मूव करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। सो इनकम टैक्स अपनी जगह पर जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज हमारी गवर्नमेंट बोरो करेगी। हमारे पास कोई गल्फ कंट्रीज के जैसे रिच ऑयल रिसोर्सेज नहीं है, येट वी आर रिच इन मेनी रिसोर्सेज, बट स्टिल इतना नहीं कि हम लोग एक्सपोर्ट कर करके हमारे कंट्री का गुजारा कर लें। अब तो गल्फ कंट्रीज में भी टैक्सेशन धीरे धीरे आ रहा है। ओके, करंटली देयर इज नो इनकम टैक्स देयर, बट बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, यस, यूएई में अभी टैक्स आ चुका है अगर आपकी इनकम सर्टेन लेवल से ज्यादा होती है तो, बिकॉज दे डोंट वांट टू रिमेन डिपेंडेंट ऑन ऑयल। ओके, तो नाउ द थिंग इज की इनकम टैक्स हैज बीन अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू सिंस मेनी ईयर्स, बट सिंस अराउंड 1980s एंड 90s धीरे धीरे इनडायरेक्ट टैक्स का भी प्रोपोर्शन बढ़ते गया कलेक्शन में। सो आई एम गोइंग टू शो यू वन चार्ट, इसमें आप देखोगे ये थोड़ा पुराना है, 2020 से रिलेटेड। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसका प्रोपोर्शन यू कैन सी इट इज अराउंड 50% से 44-45%, इस हिसाब से। ये 2020 का है ये। एंड देन इनकम टैक्स, दिस इज द इनकम टैक्स। एक लिखा है पर्सनल इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल से कलेक्ट करते हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स जो कि कंपनीज से कलेक्ट करते हैं। सो इवन इन इनकम टैक्सेशन वी विल बी सीइंग दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स, तो इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। तो पर्सनल इनकम टैक्स ये अब और चेंज हो जाएगा,
अभी इस साल और चेंज हो जाएगा, आने वाले 2 साल के बाद पिक्चर और कुछ दिखेगा, बट जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। धीरे धीरे इनकम टैक्स जो है, पर्सनल टैक्सेस का देखो ये गैप जो है बढ़ गया, लेकिन बाद में वापस कम हो गया, फिर धीरे धीरे अभी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स है वो भी बढ़ गई है, स्लैब रेट्स चेंज हो गए। These are few charts that I am showing to you. Top personal tax rates worldwide. तो आप देख सकते हो कि इंडिया में 35% लिखा है, बट दैट इज नॉट द परफेक्ट सिनेरियो, इट इज एन एवरेज। ओके, 35% इज एन एवरेज, बिकॉज किसी किसी को तो नील टैक्स लगता है, किसी किसी को 30% लगता है, किसी किसी को सरचार्ज के साथ मिला करके 40% से ज्यादा लगता है। तो 35% is just an average. Again, it's not perfect, this whole chart, but you should know that yes, there are many countries, especially European countries, जहां पर heavy taxation है, but in return they do provide lot of medical facilities, free education and infrastructure. तो अभी हमारी कंट्री में ऐसा है कि you might be having an idea that a very small proportion of our people actually pay taxes. Okay, रिटर्न भी फाइल कर देंगे काफी लोग, ये रिटर्न फाइलर्स का डेटा है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोग देखो बढ़ते जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये चार्ट है। तो नंबर ऑफ पीपल फाइलिंग द रिटर्न्स हैज बीन इंक्रीजिंग, येट आउट ऑफ दोज मेनी रिटर्न्स फाइल्ड, पीपल हु आर एक्चुअली पेइंग द टैक्स इज स्टिल क्वाइट लो। एंड उसमें भी जो लोग एक्चुअल में टैक्स पे करते हैं एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर, वो और भी कम है। देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स टू टोटल टैक्स रेवेन्यू, ये भी एक चार्ट है। डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो ये ब्लू कलर वाला, इट इज अराउंड 56%, जो कि उस चार्ट में भी हम लोग ने देखा था। एंड इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन रिमेनिंग है। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम के इंपॉर्टेंट पहलू है। दे आर बोथ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर चार्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्सेस, पर्सनल टैक्सेस यहां पर बढ़ गए थोड़े से कॉर्पोरेट टैक्स के मुकाबले, क्योंकि कंपनीज का टैक्स रेट 25% हो चुका है, पहले 30% था, उसके बाद में इट वॉज रिड्यूस्ड। 2020-21 में डिप आया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि उस समय लॉकडाउन लगा था, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी कम हुई थी। टोटल डायरेक्ट टैक्सेस रेवेन्यू हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस देन। ओके, एंड दीज आर नॉट द लेटेस्ट फिगर्स, बट स्टिल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स आर 8.09 करोड़, हम लोग ने दूसरे इसमें देखा 24-25 में तो 9 करोड़ से ज्यादा है। बट आउट ऑफ दैट पीपल आर एक्चुअली पेइंग टैक्सेस इज लेस। ओके, और उसमें भी जो कई लोग सिर्फ नॉमिनल टैक्स भरते हैं, कई लोग साइजेबल अमाउंट ऑफ टैक्स भरने वाले और भी कम है, उसके भी स्टैटिस्टिक्स वगैरह सब अवेलेबल है। स्टेट्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग द मोस्ट, वन ऑफ देम इज महाराष्ट्र, 38.8%। मतलब सी द गैप बिटवीन महाराष्ट्र एंड ऑल द अदर स्टेट्स। The second highest is Karnataka with just 11.9%. So Maharashtra has Mumbai, which is the economic financial capital of India. So 38.8%. But इसका पूरा बेनिफिट रिटर्न में महाराष्ट्र को नहीं मिलता है। ये जो पैसा है ये सेंटर को जाता है, फिर सेंटर स्टेट्स को बांटता है। अब स्टेट्स में कुछ कुछ पैसा मोर पॉपुलर स्टेट्स को जाता है। सो महाराष्ट्र डज नॉट गेट मनी टू रूपी रिटर्न। सो I will be just showing you a few charts and statistics related to taxation, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कितनी बड़ी एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। This is our budget graph। आपका पैसा आता कहां से? अभी भी देखिए हमारा बहुत सारा पैसा हमको जो स्पेंड करना होता है, बोरो करना होता है, बोरोइंग्स। ओके, कॉर्पोरेशन टैक्स लिखा है, इट्स कॉर्पोरेट टैक्स एक्चुअली, मतलब कि कंपनी टैक्स, इनकम टैक्स, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो इतना पैसा आपका टैक्सेशन से आता है, लेकिन देन देयर इज सम नॉन टैक्स रेवेन्यू, सच एज गवर्नमेंट ओन्ड कोई कंपनी है, उसको गवर्नमेंट बेच रही है ना, उसमें स्टेक्स सेल कर रही है, तो उससे रेवेन्यू आ रहा है, या गवर्नमेंट के ओनरशिप में कुछ कंपनी से वहां से डिविडेंड आ रहा है, तो वो सब नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स एंड बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटी, दीज आर द सोर्सेस। अपना जो बजट हम स्टडी करेंगे, पैसा जाता कहां पर है? सो ये पैसा, ये पुराना ग्राफ है, मैं आपको इसका लेटेस्ट ग्राफ दिखाता हूं। पैसा जाता कहां पर है? देखिए, अगर 100 रुपीज आते हैं गवर्नमेंट के पास में, तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिर्फ 4 रुपए जाते हैं। ओके, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन ओल्ड डेट, इंटरेस्ट में साइजेबल अमाउंट जाता है, ओके, जो पुरानी डेट लेके रखी है। ओके, डिफेंस, सब्सिडीज, स्टेट्स को 42 रुपीज मिल जाता है, 42%, ओके, बैक टू द स्टेट्स, एंड पेंशंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है। तो इस तरीके से
वो 100% का बाइफर्केशन होता है. So you should have an idea, because I'm sure tomorrow you will become high income earners, you will be paying taxes yourself. So you should have an idea. This is one of the latest charts which has been issued by the government, by the income tax department. Direct tax collection up to 17th of September 2025. तो वो फिगर्स है, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स मिल जाते हैं. नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव चार्ट, बट आपको दिख जाता है कि स्लाइटली कंपेयर टू 17 September 24 there is a slight growth in the percentage of gross collection. नेट कलेक्शन ज्यादा बढ़ा है क्योंकि रिफंड्स अभी तक के कम इशू हुए हैं. बिकॉज द रीजन इज कि लास्ट ईयर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई थी और उसके बाद रिफंड्स प्रोसेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, हमेशा बहुत डिले नहीं होता है. बट इस बार रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट ही 15 सितंबर थी, तो कई लोगों ने रिटर्न से लेट फाइल किया होगा, तो उनके रिफंड्स अभी 17 सितंबर तक सबके इशू नहीं हुए होंगे. दैट इज द रीजन कि रिफंड्स का फिगर आपको थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है. बट देन वो इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ द ईयर बढ़ ही जाएगा. एंड एडवांस टैक्स कलेक्शन मतलब कि ये जो टैक्स है, जो ग्रॉस कलेक्शन वगैरह लिखा है, दैट इज द टैक्स ऑफ द लास्ट ईयर विच इज कलेक्टेड इन दिस ईयर. एडवांस टैक्स मतलब टैक्स ऑफ दिस ईयर विच इज पेड इन दिस ईयर. तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ previous year and assessment year, which is there for the last time now, because from next year new income tax act, which is income tax act 2025 will come into place. कुछ और चार्ट्स आपको बता दूं. देखिए, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु हैव एक्चुअली पेड इनकम टैक्स ऑल ओवर इंडिया इज जस्ट 1.6%. उसमें भी कुछ कुछ स्टेट्स में तो परसेंटेज और भी कम है, आप देख सकते हो. लाइक बिहार में से 0.38% है ना, ओनली 0.38% ऑफ द पीपल. ऑन द अदर हैंड गोवा स्मॉल स्टेट है, फिर भी 5%. महाराष्ट्र 3.12%. सो दिल्ली 6.5%, क्योंकि दिल्ली तो पूरा अगेन कैपिटल है और वहां पर पूरा अर्बन एरिया है. ये जीएसटी कलेक्शन है पर पर्सन. चलो ये डेटा अभी हमारे ज्यादा काम का नहीं है, जीएसटी हो गया, फिर भी यू कैन सी दैट महाराष्ट्र लीड्स, गोवा में भी ज्यादा है जीएसटी कलेक्शन पर पर्सन. देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स इन इंडिया. देयर इज वाइड गैप एज फार एज द economy is concerned. Direct tax collection, as you can see, 14,12,000 crores में से 5,24,000 crores या 25,000 crores महाराष्ट्र से आया. So which is a very big figure. As a percentage of GDP हमारा टैक्स रिसीट्स अराउंड 11% के आसपास है, और उसमें डायरेक्ट टैक्स का प्रोपोर्शन 55% के बराबर है. जैसे यू कैन सी 11% का जो ब्रेकअप है, नीचे वाली लाइन इनडायरेक्ट टैक्स की है, ऊपर वाली लाइन डायरेक्ट टैक्स की. दीज आर द ट्रेंड्स इन टैक्स रिसीट्स. एंड नाउ अ न्यू इनकम टैक्स बिल was proposed and it has been passed in August 2025 by the name of Income Tax Act 2025. So the new Income Tax Act now contains very few number of words compared to the earlier act. पुराना एक्ट एक उस पुराने मरीज की तरह है जिसको बार बार चोट लगती गई, इंजुरी होती गई और वेर एंड टेयर हुआ, एंड बार बार मलम पट्टी लगाते गए. एक पट्टी लगाए, फिर वो पट्टी खराब हो गई, उसके ऊपर और एक पट्टी लगाए, फिर और ठीक किया, इधर से ठीक किया, उधर से सर्जरी हुई, ये हुई. सो जो पुराना हमारा इनकम टैक्स एक्ट था वो एक्चुअल में इट नीडेड अ लॉट ऑफ चेंज. सो देखिए उसमें 5 लाख से ज्यादा वर्ड्स थे एंड अभी 2.6 लाख वर्ड्स है. दिस वाज द बिल. हो सकता है एक्ट में, जब बिल से एक्ट पास हुआ तो उसमें और चेंजेस हुए कुछ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुए होंगे नंबर्स में. जो नंबर्स हैं, number of chapters have been halved, number of sections have been reduced to quite an extent, tables बढ़ गए हैं, and provisos and explanation जो हम लोग इस बार पढ़ेंगे वो अब नए एक्ट में एब्सेंट है. There are not too many provisos and explanations. तो it is supposed to be a simplified version. Okay, जितना मैंने नए एक्ट को go through किया, so there are not too many changes in the taxability. Okay, हाँ कुछ कुछ चीजों का जो अप्रोच है वो चेंज किया है कि टैक्स कैसे लगेगा, और उसके वर्डिंग्स चेंज किया है उन लोगों ने. लेकिन अभी जो पुराने एक्ट में प्रोविजो वगैरह थे, पहले कुछ सेंटेंस लिखते थे, फिर उसका एक्सेप्शन, फिर उसके एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, तो वो दैट यूज्ड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. हमारे लिए एज अ टैक्स प्रोफेशनल कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन स्टिल फॉर अ लेमैन इट यूज्ड टू बी अ वेरी बिग कॉम्प्लेक्सिटी. सो ये नए इनकम टैक्स एक्ट में ये चीजें सॉर्ट आउट हुई हैं. सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, कोई नया टैक्स ऐड नहीं हुआ है. स्ट्रक्चरल चेंजेस हैव बीन मेड इन द एक्ट. न्यू टर्म्स
लाइक टैक्स ईयर हैज बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर जो हम लोग देखेंगे. क्लैरिटी इन प्रोविजंस एंड इट इज फोकस्ड ऑन टैक्स पेयर. तो गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स के लिए सिर्फ ज्यादा नहीं, 2 ही शब्द बोलती है, थैंक यू. ज्यादा ये लोग बजट की स्पीच पे बोलते नहीं है. टैक्स पेयर इज द ट्रू माइनॉरिटी ऑफ इंडिया. वी टॉक अबाउट मेजोरिटी माइनॉरिटी, टैक्स पेयर इज द ट्रू माइनॉरिटी बिकॉज ये लोग बेचारे टैक्स भरते जिससे नाउ 1.6% इज क्वाइट अ लो फिगर, इजंट इट? तो बहुत सारे जो पूरी जनता है उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, जो सब्सिडीज, लाडली बहन योजना या जो अलग अलग स्कीम्स में पेमेंट किया जाता है, तो वो सब टैक्स पेयर मनी से होता है. Okay, there are so many things which are done using the taxpayers' money. So taxpayers should hold the government accountable for what they want. Okay, how they want the money to be spent. Obviously, we are not living in this is not a truly capitalist structure. क्योंकि उसमें क्या होता था कि जो रिच है वो और रिच होते जा रहे हैं, अपने आप भी होता है वैसा. But still, the rich people are taxed heavily in India, in a country like India. And the poor are not taxed. In fact, they are given freebies and exemptions and subsidies. So उसमें partial reason जो है वो तो vote bank है, लेकिन another thing is to enable the social equity. गैप जो है वो बहुत नहीं बढ़ना चाहिए. फिर भी आप अगर पिछले 20-30 सालों का डेटा देखोगे तो the gap between top 1% and the others has still increased, or top 10% and the others has increased and will keep on increasing. So GST जो रहता है वो एक तरीके से रिग्रेसिव टैक्सेशन माना जाता है क्योंकि उसका रेट फिक्स्ड है, नो मैटर कौन वो गुड्स खरीद रहा है. लेकिन इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मानते हैं. क्यों? तो ये हम लोग देखेंगे सिंपल से एग्जांपल से और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. पहले तो रेट्स ऑफ इनकम टैक्स देख लीजिए जो एप्लीकेबल है, वो हम लोगों को अप्लाई करना है. सो दीज आर द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स. तो पहले 1500 रुपए पे रेट कितना है? निल. अगले 3500 रुपीज पे 8 पैस. अगले 5000 रुपीज पे क्या लिखा है? 1 आना. देन on next 5000 1 anna and 6 पैस. On the balance income 2 annas. No income tax shall be payable if your income on total income which does not exceed 2000. These were the rates of 1945. Then there was a period where the tax rates increased as much as up to 97%. In 1970s अगर आप देखोगे तो 97% was the tax rate. Means there was every incentive to evade taxes. आप मतलब इतना सारा मेहनत करके पैसा कमाओगे और आपके लिए कितना बचेगा? 3%. Can you believe that? So that was also an era that we have seen. Okay, not we, but our ancestors, our elders have seen. You may ask your grandfather कि 97% का income tax rate देखा है क्या? And you can search about all those things on the internet. So this is absolutely not the current rate that we will have to apply. But just एक idea दे रहा हूँ कि income tax तब भी था और ये उस समय का कुछ clipping है. So now the new rates applicable for persons earning different levels of income and how to calculate taxes. Let us understand. जो पर्सन 2 लाख कमा रहा है उसको बेसिक एग्जेम्पशन मिल जाता है. नाउ देयर इज अ बेसिक एग्जेम्पशन. ओके, ये पिछले साल का था. दिस वाज बजट 24-25. मींस दिस वाज फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 24-25. आपकी किताब पे देखो सबसे पहले कोई ईयर लिखा हुआ है क्या? AY लिखा होगा, है ना? AY मतलब असेसमेंट ईयर 26-27. So assessment year 26-27 means previous year 25-26. Previous year is the year in which the assessee earns the income and assessment year is the year in which the tax is assessed. Assessed means calculated, computed. So हम लोगों के लिए ये year relevant है. अगर आपको previous year 25-26 बोला मतलब it is related to the assessment year 26-27. This is the year in which the income is earned and in this year the tax is assessed. But now from next year, as you know, the wordings will change. So, income tax में आपको क्या क्या रेट्स बताए गए ये तो पुराने थे. फिर इस साल जो नया बजट आया 2025 में, उसमें ये बहुत बिग बैंग रिफॉर्म्स बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये रेट्स आप देख लो 0 to 3 lakh, 3 to 7, 7 to 10, 15 लाख के ऊपर में द रेट वॉज 30%, विच इज द मैक्सिमम मार्जिनल रेट बोलते हैं उसको. बट देन देयर वॉज दिस चेंज. देखिए क्या बोला गया है? 0 to 4 lakh nil, 4 to 8 lakh 5%. It's very easy to remember. 8 to 12 lakh 10%,
12 to 16 लाख 15%, 16 to 20 20%, 20 to 24 लाख वाली इनकम पे 25% एंड अबव 24 लाख 30%। अब इसमें तो 12 लाख के नीचे वाली इनकम पे भी टैक्स है कि नहीं है ना? तो आप लोग कह रहे थे 12 लाख तक के तो टैक्स ही नहीं है। हाँ, जो 12 लाख के ऊपर कमा रहा है उसको वो 12 लाख वाला रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है? उसके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 ही लाख है, सभी के लिए वो है। 12 लाख तक के जो कमाता है उसका जो भी टैक्स आता है उसमें से उसको कुछ रिबेट मिल जाता है। वी विल डिस्कस अबाउट रिबेट वेरी सून, डोंट वरी। सो अगेन दीज आर इमेजेस गिवन बाय द गवर्नमेंट ओनली, बट वी शुड रिमेंबर दैट देयर आर 2 टैक्स रिजिम्स एप्लीकेबल। यहां आपको दिख रहा है न्यू टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम, तो मींस देयर माइट बी एन ओल्ड टैक्स रिजिम। तो सर न्यू टैक्स रिजिम तो अगले साल से लगने वाली है ना? नहीं, अभी ये न्यू टैक्स रिजिम जो है ये 2020-21 से आ चुकी है। ओके, साइमल्टेनियसली ओल्ड टैक्स रिजिम भी चल रही है। नाउ एज एन असेसी, यू असेसी मतलब द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, you have an option either to pay tax as per the old tax regime or as per the new tax regime. आपको choices है। old tax regime के rates आपको बताऊंगा, so they are not very attractive। compare करो, new tax regime में 4 लाख तक के नील रेट है, 4 से 8 लाख से 5% है, 8 से 12 से 10% है एंड बाद में धीरे धीरे बढ़ता है। old tax regime में देखिए 0 to 2.5 लाख नील, 2.5 to 5 लाख 5%, 5 to 10 सीधा 20% एंड उसके बाद में सीधा 10 लाख के ऊपर 30%। देयर हैज बीन नो अमेंडमेंट इन दिस पार्ट। ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई चेंज नहीं हुआ है, देयर इज नो चेंज इन दिस सिंस 3-4 इयर्स इट्स द सेम, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें। वो लोग जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो न्यू टैक्स रिजिम में कर रहे हैं। तो क्या चल क्या रहा है? तो इसमें ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको कुछ एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस मिलते हैं जो कि न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलते हैं। There are some special exemptions and deductions available under the old tax regime, which are not available under the new tax regime. For example, आपने सुना होगा कि अगर हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो टैक्स में बेनिफिट मिलता है, सेक्शन 80C है तो उसका टैक्स में हमको बेनिफिट मिलता है। There are अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उसका भी टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में स्कीम का प्रीमियम भरे तो भी टैक्स में बेनिफिट मिलता है। ऐसे कुछ बेनिफिट्स थे जो ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलते थे। अगर हमने डोनेशन दिया तो भी हमको बेनिफिट मिलता था। सो देयर यूज्ड टू बी सम बेनिफिट्स व्हिच वर अवेलेबल, व्हिच आर स्टिल अवेलेबल अंडर द ओल्ड टैक्स रिजिम। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट more than 80% of the people have already shifted to the new tax regime, and this year because of this new slab rate structure it is expected that this number will increase even beyond 90%. ओल्ड टैक्स रिजिम बहुत कम लोग अब चूज कर रहे हैं क्योंकि वो डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस लेने के बावजूद उनके जो इनकम आती थी उस पे जो टैक्स आता था वो ज्यादा ही आ रहा है। तो व्हाई टू गो विद दैट? इन दैट केस दे वुड प्रीफर द न्यू टैक्स रिजिम। ओरिजिनली गवर्नमेंट ने जब न्यू टैक्स रिजिम लाया था 2020-21 के आसपास, तब उसको उन लोगों ने उसको ऑप्शनल रिजिम रखा था और ओल्ड टैक्स रिजिम चल रही थी। फिर 2-3 साल में इसको बहुत अट्रैक्टिव बना दिया और इसी को डिफॉल्ट बोल दिया कि ये बाय डिफॉल्ट आपका यही रिजिम सिलेक्टेड रहेगा। आपको यदि ओल्ड में शिफ्ट होना है तो आपको एक फॉर्म भरना होगा ऑनलाइन, तो आप ओल्ड में शिफ्ट हो सकते हो। ओके, नाउ दिस ओल्ड टैक्स रिजिम इज कॉल्ड एज ऑप्शनल टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। बाय डिफॉल्ट कौन सा टैक्स रिजिम एप्लीकेबल रहेगा? न्यू वाला, ठीक है। सो हम लोगों को अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें अगर क्लैरिफाइड है तो जो लिखा है वैसा, लेकिन अगर क्लैरिफाइड नहीं है तो हम लोगों को दोनों से करना होगा, पहले न्यू से और फिर चेंजेस बता के अगर ओल्ड रहता था तो ऐसा। ओके, तो हम लोगों को इसलिए दोनों रिजिम जो है वो हमको पढ़ना है। बहुत सारे जो सेक्शंस आप पढ़ोगे वो ओल्ड टैक्स रिजिम में ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए ही एप्लीकेबल है, न्यू टैक्स रिजिम में मायने नहीं रखते हैं। मेनी सेक्शंस ऑफ योर बुक। ये मत सोचना कि सर अगले साल से जब नया इनकम टैक्स आएगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025, तब ये रिजिम्स का सिस्टम हट जाएगा। ये चलाएंगे रिजिम्स को जब तक कि ओल्ड टैक्स रिजिम में एकदम ही निग्लिजिबल लोग नहीं बचते, तब तक कि चलाएंगे, ऑप्शन देंगे। बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो आपको इतना ल्यूक्रेटिव बना के दे रही न्यू टैक्स रिजिम कि आप खुद होके इसमें आओ। दे आर नॉट फोर्सिंग यू, नोबडी कैन से कि अरे हमको तो यहां पर जबरदस्ती लाया गया। You always have an option to remain under the old tax regime. But old tax regime, as you can see, is not as
अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू द न्यू टैक्स रेजिम। इसमें टैक्स रेट ज्यादा है। इसमें रिबेट भी सिर्फ 5 लाख की इनकम तक के हैं, यहां पर 12 लाख की इनकम तक के रिबेट है। सो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स फॉर एक्चुअली फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम नॉट मोर देन 10 लाख रुपीज, तो उनके लिए ये बहुत काम में आ जाता है। सो केयर वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये हम लोग देखते हैं। सो हम लोग ये जो ओल्ड टैक्स रिजीम है इसी को हम लोग नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द टैक्स भी बोल सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज नॉर्मल प्रोविजंस और रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, क्योंकि इसके जो रेट्स हैं ये ओल्ड टैक्स रिजीम वाले रेट्स ये हर साल फाइनेंस एक्ट में बताए जाते रहे हैं। ये रेट्स हर साल कहां पर आते हैं? इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखे, फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं। एंड इसके जो रेट्स है ये देयर इज अ सेक्शन इन द इनकम टैक्स एक्ट ओनली, सेक्शन नंबर याद रख लो, बहुत जगह आएगा, 115 BAC सेक्शन नंबर है 115 BAC, क्लॉज वगैरह नहीं है उसका, सबसेक्शन नहीं है वो, 115 BAC इज द सेक्शन नंबर। ये अगर लगता है तो आप मतलब न्यू टैक्स रिजीम में हो। ये सेक्शन अवेलेबल होता है सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस कि भाई ये चीज का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एंड ये वर्ड्स का क्या मीनिंग है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। सो हम लोग इसके हिसाब से इसको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोलेंगे। तो आपको वर्डिंग्स लिखी रह सकती, कैलकुलेट द टैक्स इफ द असेसी ऑप्ट्स टू शिफ्ट आउट ऑफ द टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। इससे शिफ्ट आउट कर रहा है मतलब किधर जा रहा है? ओल्ड में जा रहा है, ऐसा लिखेंगे। इफ द असेसी डज नॉट ऑप्ट टू शिफ्ट आउट मतलब he remains under the default tax regime which is the new tax regime. This is the section of the Income Tax Act only. Income Tax Act 1961 का सेक्शन है ये 115 BAC। ओके, अगले साल अब उसको नए इनकम टैक्स एक्ट में ऑब्वियसली सेम सेक्शन नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन वो इनकॉर्पोरेटेड रहेगा नए इनकम टैक्स एक्ट में भी। अगले साल भी सेम रेट्स ही प्रपोज्ड है अगले साल। ओके, अनलेस एक्ट आने के पहले उसमें और कुछ चेंजेस करते हैं। तो अभी जो नया एक्ट पास हो चुका है उसमें तो ये रेट्स अगले साल के लिए भी प्रपोज्ड है। तो एटलीस्ट फॉर 2 years वी कैन एक्सपेक्ट दीज रेट्स टू बी देयर। बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि 24 लाख रुपीज तक के हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स नहीं लग रहा है। 24 लाख रुपीज की बियॉन्ड अगर आपकी इनकम है, विच मीन्स अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द पर्संस। आप इमेजिन कर सकते हो, आप चैट जीपीटी या गूगल को पूछ लेना, इफ आई एम अर्निंग 25 लाख रुपीज आई एम फॉलिंग अंडर विच परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, तो आपको आंसर आएगा से टॉप 5% और मे बी टॉप 1% और समथिंग लाइक दैट। तो वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली हैव इनकम ऑफ मोर देन 24 lakhs। एंड शो करने वाले तो अब है और भी कम होते हैं, है ना। तो जो कमाते ऐसे होंगे लेकिन एक्चुअल में 24 लाख प्लस शो करेंगे ऐसे तो और भी कम लोग होंगे। सो वो मतलब बहुत कम लोगों को अब वो हाईएस्ट रेट लगेगा। सो ये जो दोनों रिजीम्स के रेट्स है ये आपको याद हो जाना चाहिए। हो गया क्या याद? हो गया क्या याद? न्यू टैक्स रिजीम का तो बहुत इजी है, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24 एंड अबव, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। सिंपल, ये 4-4 लाख से बढ़ेगा, वो 5-5% से बढ़ेगा। बट ओल्ड टैक्स रिजीम के रेट्स धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ज्यादा है नहीं। 2.5 लाख तक के नील, 2.5 to 5 लाख की इनकम पे 5%, 5 to 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। ठीक है, बट यहां मैंने लिखा है कि अगर असेसी सीनियर सिटीजन है तो 2.5 लाख विल बी रिप्लेस्ड विथ 3 लाख, मतलब 3 लाख की इनकम तक उनको नील टैक्स है ओल्ड रेजिम में। न्यू रेजिम में सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ अलग नहीं है। पहले तो मेल्स फीमेल्स के लिए भी अलग होता था, जब काफी पहले 2010 के आसपास, लेकिन अभी वो तो नहीं रखा डिस्टिंक्शन। एंड दूसरा, सीनियर सिटीजन के लिए भी यहां पर 2.5 की जगह 3 लाख का थ्रेशोल्ड है। और वेरी सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन 80 एंड अबव, उनके लिए 5 लाख रख दिया, मतलब उनके लिए 5% वाला रेट ही नहीं, सीधा 20% अप्लाई होगा। सो वी विल बी सीइंग वेरियस केसेस। अभी एटलीस्ट 3 क्लासेस आज की, कल की और परसों की हम लोग टैक्स के ही कैलकुलेशंस करते रहेंगे। ओके, उसके बाद में टैक्स का कैलकुलेशन एक बार बेसिक समझ में आ जाए तो फिर हम लोग इनकम पे शिफ्ट हो जाएंगे। एंड द मेजॉरिटी ऑफ आवर क्लासेस फर्दर विल बी अबाउट कैलकुलेटिंग द इनकम, एंड देन कुछ इनकम्स पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स भी लगेगा, तो वो भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको जो बता रहा हूं ये जनरल रेट्स ऑफ टैक्स है। एक चीज ध्यान रखना,
इनकम टैक्स में देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। इसका मतलब कि जनरल लागू रहेगा बट स्पेसिफिक विल ओवररूल द जनरल। देर आर लॉट ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स विच विल ओवररूल व्हाट आई हैड टोल्ड यू अर्लियर। जैसे कि मैं ही आपको ये रेट्स बता रहा हूं, बट बाद में कोई खास इनकम आएगी, जैसे लॉटरी इनकम आएगी, तो उस पर पहले रुपये से 30% रेट लग जाता है। अगर लड़का कुछ नहीं करता है, लॉटरी खेलता है, ओके, लड़का क्या करता है, लॉटरी खेलता है, और लड़के को साल भर में 2 लाख रुपए की लॉटरी इनकम हो गई, तो 2 लाख पे डायरेक्ट टैक्स लग जाएगा उसको 30%, 60,000 रुपए प्लस सेस वगैरह अलग, लेकिन 2 लाख पे 30%। तो इट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट आई टोल्ड यू। तो कुछ स्पेशल इनकम्स होती है जिसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या 1 साल के बाद अगर बेचते हैं, तो उसमें 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होते हैं। अब अगेन एग्जेम्प्ट वर्ड गलत है, उतना टैक्सेबल ही नहीं होता, इनकम में इंक्लूड होता है बट उस पर टैक्स रेट नील रहता है। एग्जेम्प्ट वर्ड वहां उचित नहीं है बिकॉज इट इज नॉट एग्जेम्प्ट एज पर द प्रॉपर वर्ड डेफिनेशन ऑफ द टर्म एग्जेम्प्ट। सो ऐसे स्पेसिफिक रेट्स हम लोग देखने वाले हैं। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल बी अंडरस्टैंडिंग, और ये स्लैब रेट्स ऐसे वर्क करते हैं। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरे 10 लाख पे 10% लग जाएगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो पहले 4 लाख पे तो नील लगेगा, अगले 4 लाख पे 5%, उसके बाद के 2 लाख पे 10%, फिर आपका टैक्स आएगा, फिर देखेंगे रिबेट लगता कि नहीं लगता, वो आगे की बात है। लेकिन टैक्स, अगर आपकी इनकम मान लो से 18 लाख से, तो पूरे 18 लाख पे 20% नहीं लगेगा, वो ऐसा स्लैब वाइज लगता है। ओके, स्लैब्स, ओके, दिस स्लोली एज योर इनकम लेवल राइजेस, सो इवन अ पर्सन अर्निंग से 1 crore rupees और मोर देन दैट विल स्टिल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्लैब रेट्स। उसको अपने पहले 24 lakhs पे तो लोअर से रेट धीरे धीरे बढ़ते हुए लगेगा। दैट्स अ गुड थिंग फॉर हिम। हर किसी को अपनी फर्स्ट जो 24 लाख की इनकम है उसमें 30% नहीं लगेगा, धीरे धीरे बढ़ते हुए लगेगा। एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल असेसी और एओपी और बीओआई और एचयूएफ और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। अभी जो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ये 5 टाइप के पर्सन की बात कर रहा हूं। कंपनीज का अलग स्ट्रक्चर है टैक्स का, फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स एंड एलएलपीज का अलग स्ट्रक्चर है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अलग है, जो हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे कुछ समय के बाद। इज दैट ओके? सो let us take this up. There are 3 persons, say individuals A, B and C. Let us calculate how much tax they will be paying. A earns just rupees 2 lakh. Income 2 lakhs है, calculated income. कितना टैक्स आएगा? नील, है ना, उसका टैक्स पेबल आएगा नील। न्यू रेजिम में भी और ओल्ड रेजिम में भी इनकम टैक्स, करेक्ट? क्योंकि न्यू रेजिम में तो 4 लाख का थ्रेशोल्ड है, ओल्ड रेजिम में 2.5 lakhs का है। मिस्टर बी, he earns rupees 20 lakhs. तो अब इसका टैक्स आएगा। तो देखिए, पहले न्यू रिजिम से करना है कैलकुलेट कि ओल्ड रिजिम से करना है? न्यू से करना है। सो देखिए, मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। मिस्टर बी, मैं लिख रहा हूं टी आई मतलब टोटल इनकम। टोटल इनकम इज अ टेक्निकल वर्ड यूज्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट। रुपीज 20 लाख, तो इसका टैक्स कैलकुलेशन ऑन 0 to 4 लाख इट विल बी नील। देखिए, ऐसे आपको स्लैब वाइज चलना है। ऑन 4 लाख टू 8 लाख, 4 लाख 1 रुपीज से लेकर 8 लाख, ये नेक्स्ट 4 लाख का रेट रेंज होता है। सो दिस इज 4 लाख। 4 लाख का 5% कितना होता है? 20,000। दिस इज हाउ द स्लैब रेट्स वर्क। समझ आ रहा है? इजी है ना? देन ऑन नेक्स्ट 4 लाख, 8 लाख टू 12 लाख 10%। 4 लाख का 10% होता है 40,000। ऑन 12 लाख टू 16 लाख 15%। सो इजी। उस 4 लाख का 15%, सबको समझ रहे? 60,000। एंड ऑन 16 लाख टू 20 लाख एट द रेट ऑफ 20%। 20 लाख हमारा लास्ट लेवल था, 80,000। सो ये इतना टोटल टैक्स आएगा मिस्टर बी का। एंड क्योंकि मिस्टर बी की इनकम मैं न्यू रिजिम के हिसाब से कर रहा हूं, हाँ, ये जो कैलकुलेशन आपको बताया दिस इज एज पर द न्यू रिजिम।
क्योंकि ओल्ड रिजिम के हिसाब से कुछ अलग होगा। सो ये कितना आ रहा है बोलो, 2 लाख रुपीस का टैक्स आ रहा है। मतलब अभी जो पर्सन 20 लाख कमाता है उसको 2 लाख टैक्स लग रहा है इफेक्टिवली, बट इस पे एक 4% एक्स्ट्रा सेस जुड़ जाएगा, उसको बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इस टैक्स का 4%, इनकम का नहीं, टैक्स का बोलो 8,000, 2 लाख का 4% 8,000 जुड़ गया, 2 लाख 8,000 is actual tax that this person will be paying. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का यूज किस पर्पस से होता होगा? तो ये जो बाकी का जो टैक्स है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, ये एक स्पेशल फंड में जाता है जिसका यूज हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए ही किया जाना चाहिए। ओके, आगे क्या होता है आई डोंट नो। सो 2,08,000। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द टैक्स पेबल बाय मिस्टर बी। समझ आ रहा है आपको? काफी इजी है। अब ये आ गया, अगर मिस्टर बी की 2 लाख इनकम होती थी अंडर द न्यू रिजिम, बट बोलो कुछ कंफ्यूजन? बट अब बताइए, अगर वो ओल्ड रिजिम के हिसाब से टैक्स भरता था एंड मान लो इनकम इतनी है, जबकि ओल्ड रिजिम में एक्चुअल में इनकम थोड़ी कम हो जाती है बेनिफिट्स के कारण, है ना, डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस के कारण, लेकिन मान लो 20 लाख से, तो उसका टैक्स पेबल कितना आता था ओल्ड रिजिम के हिसाब से? तो वो हम लोगों को ट्राई करना है। अज्यूमिंग कि मिस्टर बी की एज 60 या उससे ज्यादा नहीं है, दैट इज अ रीजनेबल असम्पशन। ऑन 0 to 2.5 lakh now it will be nil. Basic exemption limit under the old regime is 2.5 lakhs. On 2.5 lakh to 5 lakh 5%, 12,500। ये 5% आपको निकालना है 2.5 लाख का, 2.5 से 5 लाख वाले रेंज का। अगला है 5 लाख टू 10 लाख, 20% सीधा 1 लाख। सो ये एक आंकड़ा आप लोग ध्यान रखने की कोशिश करो। ओल्ड रिजिम में जनरली 10 लाख की इनकम तक के 1,12,500 टैक्स आता है। सो दैट ओल्ड रिजिम में टैक्स कैलकुलेटर में डायरेक्ट निकालना रहे तो आप सीधा 10 लाख के ऊपर वाले अमाउंट का 30% निकाल लो और उसमें 1,12,500 ऐड कर दो, आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड ऑन 10 lakh to 20 lakhs as per this case 30% कितना होता है बोलो? 3 लाख। तो टैक्स तो काफी ज्यादा आ गया, 4,12,500। सो दिस मच डिफरेंस इज देयर। ओल्ड रिजिम इतनी ज्यादा आपके लिए अनअट्रैक्टिव बन चुकी है। इसका 4% बोलो 16,500, उसको ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 4,29,000। So tax of a person as per the old regime if his income is 20 lakh is rupees 4,29,000। ठीक है? However ये प्रॉपर कंपैरिजन नहीं है कि सर 20 लाख की इनकम, ऑब्वियसली ओल्ड रिजिम के हिसाब से आपकी इनकम अलग हो सकती थी, बिकॉज इनकम कंप्यूटेशन में भी ओल्ड रिजिम में कुछ एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। खैर अभी हम लोग सिर्फ टैक्स निकाल रहे हैं, आपको समझा? तो 4,29,000 यहां पर लिख रहा हूं मैं। सो अभी हम लोग कुछ क्लासेस में सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। आपको टैक्स, इनकम टैक्स कंपेयर टू जीएसटी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लगेगा। ओके, कैलकुलेशंस बहुत रहेंगे, ऑब्वियसली प्रोविजंस के एप्लीकेशन भी रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड, बट यू विल एंजॉय इट मोर देन जीएसटी। मैं तो दोनों एंजॉय नहीं करता हूं, लेकिन यू विल एंजॉय इट मोर कंपेरेटिवली। नेक्स्ट इज रुपीज 50 lakhs अर्न बाय मिस्टर सी। तो 50 लाख रुपीज कमा रहा है, तो इसका भी कार्यक्रम जो है, मैं मिस्टर बी वाला ही पेज कॉपी करता हूं, ठीक है, और उसमें आप मुझे चेंजेस बताएंगे क्या क्या करना है। क्योंकि मिस्टर सी कितना रुपीज अर्न कर रहे हैं? 50 lakhs, तो कुछ लेवल तक के तो चीजें इक्वल रहेगी। मिस्टर सी 50 लाख, कहां तक? यहां तक के अप टू 20 लाख सेम रहेगा। 20 lakhs के बाद में ऑन 20 lakhs टू 24 lakhs 25%, 4 लाख का 25% होता है 1 लाख। जरा यहां तक के टोटल कर लो, ये एक आंकड़ा हम लोग याद रखेंगे फ्यूचर में। दिस इज 3 लाख। सो अभी कभी हमको 24 लाख के ऊपर वाला इनकम आता है तो हम डायरेक्टली सोच सकते हैं डिफॉल्ट रिजिम में कि उसके ऊपर वाले पोर्शन का 30% और वहां तक के 3 lakhs, उसमें 3 लाख ऐड कर देंगे। So, अभी ऑन 24 लाख टू
50 lakhs. This is 26 lakh rupees रेंज. ये समझ रहे? 26 लाख का 30% बोलेंगे 7,80,000. तो अब अच्छा खासा टैक्स आ गया 10,80,000. करेक्ट. आपने 3 लाख निकाला था ऑलरेडी. इसमें ऐड कर देंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 43,200. 11,23,200. तो बोलने को रेट हाईएस्ट वाला 30% है, बट सेस भी तो लग रहा है. सेस तो मैंडेटरी लग रहा है. तो इफेक्टिवली हाईएस्ट रेट बन जाता है 30% प्लस 4%, 31.2, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मैक्सिमम मार्जिनल रेट फॉर एन इंडिविजुअल. हाईएस्ट रेट. तो 11,23,200 का टैक्स आ रहा है अंडर द न्यू रिजिम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम. ये वर्ड्स बार बार आएंगे, कंफ्यूज मत हो जाना. 11,23,200. अब ओल्ड रिजिम में क्या चेंजेस होंगे बेटा? 5 to 10 लाख तक सेम, ये चेंज हो जाएगा. 10 to 15, ये 40 लाख के रेंज पे 30%. 40 लाख का 30% होता है 12 लाख. 12 लाख प्लस 12,500, 13,12,500 प्लस 4% सेस 52,500. टोटल हो गया 13,65,000. क्या सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं कि दीज आर द वेज इन विच वी हैव टू कैलकुलेट इनकम टैक्स? ओके, मैंने अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम टैक्स, डोंट वरी, और बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स रखे आपकी किताब में. ये तो गिना भी नहीं हम लोग ने, ये तो अपना कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए एग्जांपल में पिकअप किया. फिलहाल 13,65,000. अब ये इधर आके अपडेट हो जाएगा. सो नाउ व्हाट वी विल गेट इज वी विल गेट द परसेंटेज ऑफ टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम. तो ऑब्वियसली ए का मैंने कैलकुलेट कर लेता हूं, बी का आप बताइए. 2,08,000 अपॉन 20 lakhs इंटू 100, 10.4%. एंड यहां पर नहीं, 4,29,000, 21.45%. और उससे डबल से भी ज्यादा इनफैक्ट ये 22.464% एंड 27.3%. ठीक है. सो कैन यू ऑब्जर्व वन थिंग, दैट एज द इनकम लेवल गोज ऑन इंक्रीजिंग, the percentage of tax upon income also goes on increasing, because higher incomes पे higher rate of tax लग रहा है. This type of system is called as progressive taxation system, जिसमें the rich are taxed more as compared to the poor. Okay, सबको equal tax नहीं लगाते हैं. Rich are taxed more. आप ज्यादा कमा रहे हो तो आपको ज्यादा, आपकी इनकम में से ज्यादा प्रोपोर्शन भी देना पड़ेगा. एब्सोल्यूट अमाउंट तो देना ही है, प्रोपोर्शनेटली भी आपको ज्यादा टैक्स देना होगा. ओके, अभी तक तो हम लोग ने 50 लाख के ऊपर वालों की बात ही नहीं किया, लेकिन अभी भी यहां तक के हम लोग पहुंच चुके. इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स इज 22% फॉर अ पर्सन अर्निंग 50 लाख रुपीज. नाउ अब हम लोग जीएसटी की अगर बात करें, जो कि कंजम्पशन पे लगता है. ओके, यस, मेरे कुछ अजम्पशंस यहां गलत रहेंगे, बिकॉज जीएसटी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे एग्जेम्प्ट है, बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज पे एग्जेम्प्ट है. रेट्स भी अलग अलग है, 5% है, और अब 12 हट गया, 5 and 18, एंड कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे 40%. लेकिन जीएसटी जो है वो मान लेते हैं कि हम जितना कंज्यूम करें उस पर सेम रेट का लग रहा है. जस्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, हाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कर्टेल द नेगेटिव इंपैक्ट, वो अलग बात है. तो नेचर ऑफ जीएसटी इज दैट इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो आपके कंजम्पशन पे लगता है. मुझे ये बताइए कि कौन से पर्सन का एब्सोल्यूट टर्म्स में कंजम्पशन ज्यादा होगा? एब्सोल्यूट टर्म्स में सी का. जो 50 लाख कमाता है वो ज्यादा चीजें खरीदेगा, ऑब्वियस सी बात है. लेकिन परसेंटेज टर्म्स में, एज अ परसेंटेज ऑफ देयर इनकम, कौन पर्सन ज्यादा खर्च करेगा? ए. सी के पास पैसा ज्यादा है, ही कैन अफोर्ड टू सेव मोर एंड स्टिल लिव अ सर्टेन लाइफस्टाइल, वेयर एज ए इज मतलब अर्निंग ओनली एज मच इज नीडेड फॉर हिज सर्वाइवल. तो ए ऑलमोस्ट अपना पूरा पैसा खर्च कर डालेगा. मान लो कि ए 2 लाख में से 90% खर्च कर देता है,
थोड़ा सा कुछ बचा पाया, से 1,80,000 स्पेंड कर दे रहा है, ओके, दिस इज द कंजम्पशन। बी 20 लाख में से मान लो बी के पास थोड़ा सा स्कोप है, कुछ तो ऑब्वियसली कंपेयर टू ए ज्यादा बचा पाएगा कि बी 18 लाख रुपए खर्च करेगा। वो बात अलग है कि आजकल कुछ कुछ नए जो प्रोफेशनल्स है वो कमाते और उससे ज्यादा खर्चा करते क्रेडिट कार्ड से लोन ले लेके, ईएमआई वगैरह लेके, वो अलग बात है। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि जनरली स्पीकिंग रैशनली ए से ज्यादा कमा रहा है तो ए से ज्यादा बचाएगा भी, खर्च भी करेगा एब्सोल्युटली, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में उसका खर्चा कम रहना चाहिए। से बी खर्च कर रहा है से 70% ऑफ हिज इनकम विच इज ₹14 लाख, इट्स एन अजम्पशन, रीजनेबल अजम्पशन। एंड सी मान लो ये 50 लाख में खर्च कर रहा है, कुछ चीजें तो लिमिटेड ही रहेगी ना, मतलब वो खाएगा तो उतना ही क्वांटिटी, थोड़ा ज्यादा खा लेगा, लेकिन कि कितना खर्च करेगा सी? 20 लाख, मतलब कितना परसेंट मान रहे हैं आप? 40%, ठीक है। हम मान रहे कि ये ना अपनी इनकम का 90% खर्च कर रहा है, ये अपनी इनकम का 70% खर्च कर रहे हैं और ये अपनी इनकम का 40%। ऑब्वियसली इसको थोड़ा ज्यादा भी ले सकते थे आप, लेकिन द आइडिया वी हैव टू सी इज कि जीएसटी कितना लगेगा। सो जीएसटी लगेगा 1,80,000 पे, अज्यूमिंग द रेट ऑफ जीएसटी टू बी से 5% लेके चलते। जीएसटी अगर 5% पे लग रहा है तो कितना लग रहा है? 9,000, 70,000 and 1 lakh. Okay, this is the GST. Now just calculate, GST परसेंटेज फिक्स्ड है, लेकिन अब वो पर्सन को उसका इंपैक्ट कितना पड़ रहा है वो देखो आप, बिकॉज जीएसटी इज अल्टीमेटली बोर्न बाय द कंज्यूमर। सो 9,000 अपॉन 2 लाख, ये परसेंटेज चाहिए मुझे। 4.5% is the proportion of his income that is indirectly paying as indirect tax. Next, 3.5% proportion has reduced because income level has increased. And next, just 2%. So therefore GST is called as a regressive tax. इसमें more impact is on the person earning less and less impact on the person earning more. क्योंकि आप जब कोई गुड्स खरीदने जाते हो तो वो आपको नहीं पूछता है आपकी इनकम कितनी है, उस हिसाब से मैं टैक्स लगाऊंगा। लेकिन जब आप इनकम टैक्स भरते हो तो बिल्कुल इनकम के ही बेसिस पे इनकम टैक्स लगता है। सो दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट टैक्सेशन को सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन का टूल नहीं बनाती है, गवर्नमेंट ऑल्सो यूजेस टैक्सेशन एज अ टूल टू एंकरेज द कंजम्पशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स, सच एज सिगरेट पे, टबैको पे 40% प्लस एक्साइज ड्यूटी भी है उस पे, प्लस सेस भी था, तो मतलब कि बहुत सारा उस पे टैक्स लगाती गवर्नमेंट, तो टू डिस्करेज दैट। फिर भी किसी को खरीदना है तो इलीगल नहीं बनाया गवर्नमेंट ने, खरीदो हमको टैक्स दो, राइट। बट हाउएवर जैसे गवर्नमेंट को ऑनलाइन गेमिंग नहीं सही लग रही थी तो उसमें तो चाहते तो 40% टैक्स लगा सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बैन ही कर दिया, तो गवर्नमेंट का काफी सारा रेवेन्यू लॉस हुआ, 28,000 करोड़ रुपीस शायद कि 12,000 करोड़ रुपए। सो जो भी रेवेन्यू लॉस हुआ गवर्नमेंट का, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ पॉलिसी कि उन लोगों को क्या सही लगता है क्या गलत लगता है। कुछ हद तक के मॉरल्स भी टैक्सेशन के थ्रू वो लोग हम लोगों को पास ऑन करते हैं कि आप ये चीज खरीदो, लाइफ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस को एग्जेम्प्ट कर दिया, मींस दे आर एंकरेजिंग पीपल टू बाय मोर एंड मोर लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। मेरा अभी लकीली अक्टूबर में ड्यू था लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, एंड अभी कुछ दिन पहले मुझे आया, 1 मंथ पहले रिमाइंडर आता है कि योर प्रीमियम विल बी ड्यू, तो तब कुछ आया था, आई वॉज लाइक कि ठीक है देखते, अभी तो वैसे भी टाइम था, 22 सितंबर को चेंज होने वाला था जीएसटी। अब कल वापस मुझे रिमाइंडर आया, इस बार वो जीएसटी हट गया, अब वो अमाउंट कम हो गया। हैड आई पेड अर्लियर उसमें ज्यादा टैक्स के साथ देना पड़ता था प्रीमियम। सो गवर्नमेंट इज इंसेंटिवाइजिंग पीपल फॉर टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, सो दैट इज अ गुड थिंग। स्कूल एजुकेशन एग्जेम्प्ट है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एग्जेम्प्ट है। हाउएवर बहुत सारे जो चीजें उसमें रेट कम किया होगा गवर्नमेंट, एग्जेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि पूरी तरह एग्जेम्प्ट भी नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल इनकम टैक्स पेयर्स विल बेयर द होल बर्डन ऑफ टैक्सेशन कंपोनेंट, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो जीएसटी है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे 12 से 5% कर दिया, कुछ कुछ अभी भी 18% में है, लेकिन गवर्नमेंट हैज मेड सर्टेन चेंजेस।
to curtail the regressive effect of indirect taxes. However, progressive tax भी कोई बहुत सबके लिए अच्छा नहीं है. किसको पसंद नहीं आता इनकम टैक्स? जो ज्यादा कमाते उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बिकॉज उसने मेहनत किया होगा, उतने स्टेज तक पहुंचा होगा, और अब उसको अपने इनकम का साइजेबल प्रोपोर्शन गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है. ओके, एंड कोई चॉइस नहीं है. ओके, अब जितना आप ज्यादा कमाओगे तो फिर स्नोबॉल इफेक्ट होता है, उतना और आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, फिर और कमाओगे तो फिर और टैक्सेस लगेंगे. सो दैट्स द थिंग. एवरी ईयर many thousands of Indians leave India and go to Dubai or some other places in the world and settle elsewhere. अभी पूरे वर्ल्ड में कोई बहुत अच्छा सीन नहीं है, आई मीन जियोपॉलिटिक्स के एनवायरमेंट के एंगल से इंडियंस के लिए, लेकिन स्टिल जस्ट टू अवॉइड दिस टैक्सेस पीपल हैव देयर कंपनीज एस्टैब्लिश्ड इन अदर कंट्रीज, टैक्स प्लानिंग करते हैं. पीपल देमसेल्फ स्टे इन अदर कंट्रीज फॉर मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ईयर. सो लाइक इवन विराट कोहली है ना, has become a citizen of United Kingdom. So and Virat Kohli is just one example. There are many people who shift to other countries every year, especially high net worth individuals. But those people are few, and government cannot just work for them. Okay, तो इसीलिए the thing is कि गवर्नमेंट को बैलेंस करते हुए चलना पड़ता है. अब जो HNIs होते हैं, लेकिन वो लोग अगर इंडिया में रहते थे तो दूसरे तरीके से बेनिफिट्स प्रोवाइड करते थे. वो लोग रिस्क लेते थे, बिजनेसेस सेटअप करते थे, दे वुड हैव वेंचर्ड इनटू वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज व्हिच वुड बी गुड फॉर आवर इकोनॉमी. तो वो एक डेलिकेट बैलेंस है जो गवर्नमेंट को मेंटेन करना चाहिए, बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंसेंटिव्स टू दिस पीपल, बाय प्रोवाइडिंग देम द एनवायरमेंट वेयर दे आर एंकरेज टू स्टे इन इंडिया. तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है. जो बहुत ज्यादा कमाते हैं उनको तो टैक्स लगता है बहुत ज्यादा, सो देन दे विल हैव टू डिसाइड कि क्या करना है. बट जो पर्संस अब पिछले साल तक के 7 लाख रुपीज वॉज द थ्रेशोल्ड जिसके अंदर तक के रिबेट मिलता था, और आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो आपको नील टैक्स आता था न्यू रिजिम में. अब वो 7 लाख को 12 लाख कर दिया. इट्स अ बिग चेंज. परसेंटेज टर्म्स में आप अगर सोचोगे तो बहुत बड़ा जंप हुआ, 7 लाख से 12 लाख. तो इतना बड़ा, मतलब इतने सारे लोग खास करके जो इस सेगमेंट में इनकम कमाते हैं, उसमें भी खास करके सैलरीड क्लास, उन लोगों का टैक्स रेट एक्चुअली नील हो गया. उससे क्या हुआ? उससे अब इस साल जो कंपनी टैक्स डिडक्ट कर रही है अपने एम्प्लॉइज का, वो कम डिडक्ट कर रही है, क्योंकि जिसकी एम्प्लॉय की सैलरी 12 लाख रुपए से कम है उसका तो टैक्स डिडक्ट ही नहीं करना है. तो ऐसे लोगों के पास में अब सैलरी ज्यादा आ रही है इन हैंड, क्योंकि उनका कुछ टैक्स ही नहीं कट रहा है. तो अब ऐसे लोग इकोनॉमी में खर्चा ज्यादा करेंगे, तो इवेंचुअली इकोनॉमी बूस्ट होगी. और दूसरा, गवर्नमेंट ने बिग बैंग रिफॉर्म लाया जीएसटी का अभी रिसेंटली, तो जीएसटी के भी रेट्स कम कर दिए. एंड संडे के दिन ना मोदी जी ने शाम को 5 बजे अनाउंसमेंट किया था कि अभी पूरा आपका कंजम्पशन का फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है. सो बचत उत्सव अलॉन्ग विथ स्पेंडिंग, आप स्पेंड करो, उस पर बचत करो. सो द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अभी स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी रिफॉर्म. इट्स अ बिग थिंग. सो सी व्हाट इज हैपनिंग. इसके पीछे एक और थॉट प्रोसेस है कि अभी जियोपॉलिटिकली भी इतना कुछ हो रहा है, तो जीएसटी के चेंजेस को अभी लाने का एक और ऑब्जेक्टिव था, टू शो टू अमेरिका एंड चाइना एंड द अदर मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है. अभी इंडिया के जो जीडीपी नंबर्स वगैरह आएंगे ये क्वार्टर के, अगले क्वार्टर के, वो बहुत ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उसमें बहुत दिखेगी, बिकॉज लोगों के पास में पैसा है. तो या तो लोग उसको स्पेंड करेंगे तो भी इकोनॉमी ग्रो होगी, या इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में डालेंगे तो भी स्टॉक मार्केट में बाय करेंगे तो प्राइसेस बढ़ेंगे. दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर. और कंपनीज के पास में वो जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आएगा. सो इवेंचुअली क्या हो रहा है, इवेंचुअली इकोनॉमी ग्रो होते हुए दिखेगी. सो इट विल बी अ बिग बूस्ट टू आवर इकोनॉमिक प्रोग्रेस. अब लेट अस सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी. तो वो तो पूरा इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया. टैक्सेशन इज सबसेट ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली. ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, बट अपने आप में एक पूरा समुंदर है. सो टैक्सेशन, ये आप लोग ने रेट्स वगैरह पढ़ा, क्या आपको समझ में आया? प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, दोनों के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, बट बोथ आर देयर टू स्टे. आपकी जीएसटी के बुक के पहले दूसरे पेज पे डिफरेंस था. हैव वी डिस्कस दैट इन द जीएसटी क्लास? है ना, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस. So now we will all together dive into the cases where we are to calculate the tax, income tax. अब आपकी किताब है आपके पास में, आपकी किताब है
ये देखिए, ये आपका, मैं आपको एक आइडिया दे दूं, ये सेम सिलेबस एप्लीकेबल रहेगा फॉर May 26, September 26 एंड Jan 27 एग्जामिनेशन। जो नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा वो May 27 एग्जाम से लागू होगा, CA के एग्जाम से। आपको टोटल मोर देन 150 अनसॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे किताब में। ये तो सिर्फ मॉड्यूल 1 है, इसके बाद में मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 भी मिलने वाली है आपको। सो सिलेबस बहुत बड़ा है। ओवरऑल देयर विल बी मोर देन 350 सॉल्व क्वेश्चंस इन ऑल दिस बुक्स कंबाइंड। ओके, ये चैप्टर सबसे बड़ा है, आपको दिख रहा है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ऑल्सो कैपिटल गेन्स एक बड़ा चैप्टर रहेगा, बाकी डुएबल है। अदर चैप्टर्स आर नॉट दैट बिग। ये इतने पेजेस आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बहुत भरे हुए हैं, टू मेनी क्वेश्चंस। अगर आप बेसिक उसका कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लेते हो तो हो जाएगा। एंड एज आई हैव ऑलरेडी डन इन जीएसटी, आपको चार्ट्स वगैरह के थ्रू ये अच्छे से करवा दिया जाएगा। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर की फाइल है और इसमें फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पेज पे आ रहा हूं मैं। पेज नंबर 23, अपेंडिक्स में एफएक्यूज दिया हुआ है बजट 2025 पे। सो उन लोगों ने जो चेंजेस लाए हैं उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है वो सब समझाया गया है। दिस इज नॉट डायरेक्टली गोइंग टू बी आस्क्ड यू इन द एग्जाम, बट वंस वी स्टडी ऑल दिस रेट स्ट्रक्चर एटसेट्रा, आप इसको बाद में पढ़ लेना जस्ट। ओके, अभी हम लोग करेंगे ये वाले क्वेश्चंस। पेज नंबर 1.22, वेरी इजी क्वेश्चंस। आपको लिखा है कंप्यूट द इनकम टैक्स फॉर AY 26-27, मतलब असेसमेंट ईयर। द इनकम हैज बीन अर्नड इन द प्रीवियस ईयर 25-26। सो पहला, असेसी मिस्टर A, 51 की एज, इंडिविजुअल रेसिडेंट, ये स्टेटस है। ये टाइप ऑफ पर्सन हो गया, ये स्टेटस हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस। उससे भी फर्क पड़ता है क्या, आगे हम लोग समझेंगे। टोटल इनकम 2,30,000, तो उसका टैक्स दोनों रिजिम के हिसाब से कितना हो जाएगा, निल, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन कम्स द नेक्स्ट केस, मिस्टर B1। अब देखिए ध्यान से, मिस्टर B1, B2, B3, तीनों में क्या कॉमन बात है, तीनों इंडिविजुअल रेसिडेंट है, तीनों की इनकम 25 लाख है, बट एज अलग अलग है। सो फर्क सिर्फ ओल्ड रिजिम में पड़ेगा। इफ ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब कि ओल्ड रिजिम में, एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम मतलब न्यू रिजिम, मतलब कि 115 BAC, सेक्शन नंबर 115 BAC के हिसाब से ये है। नाउ एज फार एज द एज इज कंसर्न, इट डज नॉट अफेक्ट व्हाट, डज नॉट अफेक्ट द टैक्स कैलकुलेशन अंडर द न्यू रिजिम। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो यहां पर और यहां पर आएगा। सो लेट अस डू द कैलकुलेशन। आप लोगों को मैंने 2-3 केसेस बताया है, ठीक है। ऐसा ही कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। फॉर मिस्टर B1, इनफैक्ट ये आप दिमाग में भी कर सकते हो। अभी हमने बात किया 24 लाख की इनकम तक 3 लाख था, उसके ऊपर के 1 लाख पे 30%, सो कितना हो गया, 3,30,000, न्यू रिजिम, है ना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर B1, असेसी का नाम मिस्टर B1। इनफैक्ट इवन फॉर B2 और B3, ये नाम है किसी का। टोटल इनकम ₹25 लाख। आपस में बातें मत करो, क्लास में अपना शांति से काम करो। 1 लाख का 30%, 30,000, ये आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्लैब स्ट्रक्चर में ऐड हो गया, समझा आपको। 3 लाख प्लस 30,000 हो गया 3,30,000। अब एग्जाम में कभी कभी अगर टाइम रहा, जो कि नहीं रहेगा टैक्स के पेपर में, तो आपको इतना डिटेल में पूरा लिखना है, 0 to 4 लाख, 4 to 8 लाख। टाइम नहीं रहा तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके टैक्स लिख सकते हो, प्लस सेस इतना खत्म, डायरेक्ट 3,30,000 लिख सकते हो, ठीक है। डोंट वरी अबाउट प्रेजेंटिंग दिस, क्योंकि चांसेस बहुत कम है कि आपको स्पेशल क्वेश्चन सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन का है, बहुत कम है। चांसेस ये है कि आपको इनकम कैलकुलेशन का क्वेश्चन आए और आखिरी में लिख दे ऑल्सो कंप्यूट टैक्स, तो इनकम निकालने में क्वेश्चन का मेजोरिटी टाइम लग जाएगा। आखिरी में जो इनकम आ गई आप उस पर फटाक से टैक्स लिख देना। हाँ, बट अगर कुछ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स वाली इनकम्स है, जैसे LTCG वगैरह आपको बताया, तो फिर आपको थोड़ा अलग अलग बताना पड़ेगा, ये इनकम पे इतना रेट लगा, ये इनकम पे स्लैब रेट्स लगा।
स्लैब रेट वाला ऐसा अलग 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 लिखने का टाइम हमेशा नहीं रहेगा. सो इनकम टैक्स का पेपर जनरली बहुत लेंदी रहता है, स्टूडेंट्स को भारी लगता है. 3,30,000 का 12% बोलो, 13,000, सॉरी 4%, मैंने 12% क्यों बोला, 13,200 कितना हो गया, 343,200. सो क्या ये सेम टैक्स रहेगा तीनों के लिए, B1, B2, B3 के लिए 3,43,200. डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लगा? अभी यही चलेगा कुछ दिन. इफ द assessee is earning 25 lakhs, his tax as per the default tax regime will be 343,200. ठीक है. बट एज पर द ओल्ड टैक्स रिजिम हम लोग साइमल्टेनियसली कंप्लीट करते चलेंगे, उसके कैलकुलेशन में चेंजेस हो जाएंगे काफी एज पर द ओल्ड टैक्स रिजिम. तो मैं अगले पेज पे आपको बता रहा हूं. फॉर मिस्टर B1 ओल्ड टैक्स रिजिम, एंड ये जो कैलकुलेशन की स्लाइड्स है ये मैं आपको भेज भी दूंगा, आपको लगेगा तो बाद में लिख लेना. अभी आप जितना साथ साथ में लिख पा रहे हो ग्रेट. मिस्टर B1 अर्निंग अ टोटल इनकम ऑफ ₹25 लाख, बट द मेजर थिंग इज एज. एज कितनी है मिस्टर B1 की? 49. मिस्टर B1 की 49. सो क्या हो जाएगा, ऑन 0 to 2.5 lakhs nil, on 2.5 lakhs to 5 lakh 5%, that is 12,500. धीरे धीरे ये सब याद ही रह जाएगा. 5 lakh to 10 lakh 20%. स्लैब स्ट्रक्चर समझ गया, 1 लाख. ये तो हम लोग ने पहले भी याद किया था, 1,12,500. ऑन द इनकम बियॉन्ड 10 लाख अप टू 25 lakhs 15 लाख का 30%, 4,50,000. सो ये टोटल हो गया 5,62,500 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. ये दोनों रीजन में लगता है सेस, 22,500. सो 5,85,000. समझ आया आपको? फॉर अ पर्सन हु इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, this will be the tax calculation as per the old regime. Now if we talk about Mr. B2 जिनकी एज है 65 years as per the question. Now एक चीज ध्यान रखना, for being qualified as a senior citizen the person should be a resident. देश का बूढ़ा बूढ़ा, बाहर का बूढ़ा जवान, ऐसा याद रखना. इनकम टैक्स में जो देश का बूढ़ा है, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो देश का सीनियर सिटीजन है उनको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो इंडिया के बाहर का नॉन रेसिडेंट है उसको सीनियर सिटीजन वाले स्टैप का बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो आगे आएगा केस, तब मैं याद नहीं दिलाऊंगा, तब देखूंगा आपको याद आ रहा है कि नहीं. नॉन रेसिडेंट एज अगर 70 भी रही तो भी उनको 2.5 लाख का ही एग्जेम्पशन मिलेगा. ठीक है. सो टोटल इनकम ₹25 लाख. अब इनके केस में क्या होने वाला है, 0 to 3 lakh it will be nil. on 3 lakh to 5 lakh अगला थ्रेशोल्ड 5 लाख पे रुक जाएगा. हाँ, 3 lakh to 5 lakh एट द रेट ऑफ 5% बोलेंगे 10,000. तो इनका कितना टैक्स बचा पता है आपको? 2,500 प्लस उसका 4%, 2,600 रुपए बचा. ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इनका सिर्फ 2,600 रुपए बच रहा है. आगे का सिमिलर है, 5 लाख टू 10 लाख, ये 5 लाख का 20% होता है 1 लाख, और फिर 10 लाख टू 25 लाख 15 लाख का 30% होता है 4,50,000. फॉर अ सीनियर सिटीजन 5,60,000 है ना, प्लस 4% 22,400, 100 रुपए कम, 22,400, 5,82,400. तो 2,600 रुपए इनका कम टैक्स आया. क्यों, आपको समझ गया? क्योंकि उनका वो जो 50,000 का रेंज था, 2.5 लाख से 3 लाख वाला, उस पे टैक्स जो लग रहा था वो छूट गया, है ना, वो टैक्स नहीं लगा. मिस्टर B3 तो वेरी सीनियर सिटीजन है, एज 83.
टोटल इनकम 25 lakhs, टोटल इनकम लिख रहा हूं मैं, ठीक है। बोलो ऑन 0 to 5 lakhs, इनको 5 lakhs तक का थ्रेशोल्ड मिलता, बेसिक एग्जामिशन मिलता है नील। इस अमाउंट को कहते हैं बेसिक एग्जामिशन लिमिट इन शॉर्ट। एंड अगर इनकम टैक्स एक्ट की वर्डिंग्स की बात करें तो इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ओके, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इसके बाद 3 to 5 लाख या एनीथिंग टू 5 लाख वाला बचा ही नहीं, सीधा 5 लाख टू 10 लाख, 5% या 20%? 20%। मतलब जो वेरी सीनियर सिटीजन है उनके लिए 5% वाला रेट ही नहीं है ना। कितना हो गया? 1 लाख। आगे का सेम, ऑन 10 लाख टू 25 lakhs एट द रेट ऑफ 30%, सेम 4,50,000। बोर हो गए ऑलरेडी? ये तो बहुत इजी है सर, हमारे लेवल के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, सो डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। 5,50,000 प्लस 4%, 22,000। ओके, 5,72,000। सो ये टैक्स आ रहा है। इनका टैक्स और कम हो गया क्योंकि इनको तो 2.5 लाख से 5 लाख वाले रेंज पे बेसिकली ये टैक्स नहीं लगा। हाँ, और इसका 4% भी नहीं लगा। तो आप अगर निकालोगे 12,500 प्लस 4%, कितना होता है? 500। तो 13,000 का ही फर्क है, देख रहे हैं? 13,000 से वेरी सीनियर सिटीजन का टैक्स कम आया। बट ये जो बेनिफिट है ये न्यू टैक्स रिजिम में नहीं, उसमें ऑलरेडी सबके लिए 4 लाख है, 0 to 4, 4 to 8। उसमें ऐसा उन लोग ने एज वाइज कॉम्प्लिकेशन नहीं रखा। इस तरीके से न्यू टैक्स रिजिम में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस कम हैं। मैं न्यू एक्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं न्यू टैक्स रिजिम जो आपके सिलेबस में। सो ये हम लोग अपडेट कर देते हैं वहां जाके। 585, 582, 400 एंड 572। यहां तक समझ में आया? नाउ नेक्स्ट इज ₹9,30,000। सो न्यू रिजिम के हिसाब से करेंगे पहले हम लोग। क्या नाम है असेसी का? मिस्टर सी। ओके, मिस्टर सी अर्निंग 9,30,000। टोटल इनकम इज ₹9,30,000 एज पर न्यू रिजिम, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। Calculation will be as we have already studied, 0 to 4 lakh पे nil, on 4 lakh to 8 lakh 5%, 20,000, on 8 lakh to 9,30,000। ये 1,30,000 की रेंज है सिर्फ, उस पर 10% लगेगा, 13,000, 13,000। सो इनका टैक्स आ रहा है 33,000। अब इनकी इनकम 12 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं है। सो बिफोर वी अप्लाई सेस वी शुड सी वेदर रिबेट इज एप्लीकेबल। सो रिबेट की कंडीशंस में आपको बता दूं, रिबेट का मैंने एक स्लाइड में लिख के रखा है, देखिए ध्यान से। इफ एन असेसी इज एन इंडिविजुअल ओनली देन द रिबेट इज एप्लीकेबल। देयर इज दिस रिबेट, इसका सेक्शन नंबर याद रख लेना है। ये चैप्टर में ज्यादा सेक्शन नंबर्स नहीं है, लिमिटेड ही है। 87A। ओके, मेरे घर का प्लॉट नंबर है, वहां पर आके चिल्लाना आप। ओके, 87A। सो ये रिबेट का सेक्शन नंबर है। अगले साल से ये सब सेक्शन नंबर भूल जाना है, ठीक है? जब सीए फाइनल में जाओगे तब उसमें आपको पूरे नए सेक्शन नंबर्स तोहफे में मिलेंगे। सो रिबेट इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 87A टू एन असेसी हु इज एन इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ओल्ड रिजिम में इनकम का थ्रेशोल्ड है सिर्फ 5 लाख इतने सालों से, एंड न्यू रिजिम में इट इज नाउ ₹12 लाख। रिबेट मिल जाता है उनको उनके टैक्स में से अंडर सेक्शन 87A। कुछ स्पेशल रेट वाले टैक्स में से नहीं मिलता है, लेकिन ये अभी तो हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन से कर रहे हैं, तो अभी मिलेगा रिबेट विच विल बी इक्वल टू टैक्स अमाउंट न्यू रिजिम का बता रहा हूं और ₹60,000 विच एवर इज लेस, एंड यहां पर टैक्स अमाउंट और ₹12,500 विच एवर इज लेस। दोनों आंकड़ों का कैलकुलेशन भी आप समझ जाओ। 12 लाख तक के टैक्स ही कितना आ रहा था आपका? अगर आपकी इनकम एग्जैक्ट 12 लाख रहती थी न्यू रिजिम में तो आपका टैक्स कितना आता था? देखो, ये देखो यहां तक के 60,000।
तो आपको रिबेट भी मैक्सिमम 60,000 दे रहे हैं, ओके। और अगर आपका इनकम कम है, जैसे कि हमारे इस केस में इनकम कम है, कहा गया 9,30,000 ही है, सो रिबेट मिलेगा ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ टैक्स, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, यू ऑब्लिगेशन मतलब अंडर सेक्शन लिख दिया, तो रिबेट पूरा मिल गया 33,000 रुपीज का। इसके बाद में आपका टैक्स हो गया नील। अब वो नील पे एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका 4% जीरो ही होता है। सो दैट्स इट, रिबेट के बाद में टैक्स हो गया नील। दिस इज व्हाट दे वांट टू से कि 12 लाख रुपए तक की इनकम कमाने वालों को कुछ भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 9,30,000 की इनकम में वैसे तो टैक्स आ रहा था, बट रिबेट अप्लाई होते से वो टैक्स नील हो गया। ये कोई रिफंड नहीं आता है। रिफंड आपको किस चीज का आता है? अगर आपका टैक्स पेएबल कम है और ऑलरेडी पेड टैक्स ज्यादा है बाय वे ऑफ टीडीएस और एडवांस टैक्स, ऑलरेडी ज्यादा पे कर दिया तो आपको रिफंड आता है। ये केस में कोई रिफंड नहीं आएगा। ये केस में तो आपका अज्यूमिंग कि कुछ ऑलरेडी पेड नहीं है तो पे नहीं करना है बेसिकली। इज दैट ओके? इस तरीके से रिबेट वर्क करता है फॉर इंडिविजुअल्स रेसिडेंट एंड हैविंग टोटल इनकम नॉट मोर देन 12 लाख। टोटल इनकम वर्ड बोला है, ये वर्ड भी स्पेसिफिक वर्ड है, ओके। इट इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम, ओके, आफ्टर क्लबिंग वगैरह। तो हम लोग ये भी बात करेंगे टोटल इनकम मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, तो इसकी भी चर्चा होगी, उसके चैप्टर है पूरा। लेकिन अभी यहां तक आपको क्लियर हो गया सबको? रिबेट कितना मिल गया हमको? पूरा 33,000। मतलब अगर ये इनकम 9,80,000 होती थी तो भी टैक्स पेबल कितना आता था? नहीं। एनीथिंग अप टू 12 lakhs ये बराबर 60 पे आके रुकता था। 12 lakhs पे 60 में से 60 रिबेट मिल जाता था। इज दैट क्लियर? नाउ बट इन द सेम केस इफ द assessee goes under the old regime, obviously not good for him, तो बट चलो जा ही रहा है मान लो ओल्ड regime में, on 0 to 2.5 lakhs nil, on 2.5 lakhs to 5 lakh 5% 12,500, on 5 lakh to 9,30,000, 4,30,000 का 20% 86,000। मतलब इतना सारा टैक्स आ जाता था बेचारे को ओल्ड रिजिम में है तो 98,500 प्लस। इस बार रिबेट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ओल्ड रिजिम में तो 5 लाख का ही थ्रेशोल्ड है, 5 लाख से ज्यादा इनकम है 3,940, 1 लाख, इतना सारा बेचारे का टैक्स आ गया। एंड माई आंसर फॉर दिस पार्ट इज नॉट चेंजिंग सिंस सो मेनी ईयर्स। ये गवर्नमेंट उसको अपडेट ही नहीं कर रही है। ओल्ड रिजिम के रेट्स चल वैसे ही पड़े रहेंगे। जो भी बेनिफिट्स और अट्रैक्टिव बनाने का काम करना है वो न्यू रिजिम को कर रही है। समझ में आ रहे हैं? सो 1,02,440 ये क्या है? ये हमारा टैक्स है एज पर द ओल्ड रिजिम, और इधर आ गया था नील बिकॉज ऑफ रिबेट। बोलिए। वेरी गुड क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन टोटल इनकम के पहले ही माइनस हो जाता है। टोटल इनकम इज इनकम कंप्यूटेड आफ्टर ऑल दोस डिडक्शंस अलाउड वर हैव बीन ऑलरेडी टेकन। ये सैलरी हेड की इनकम के कंप्यूटेशन में माइनस होता है। ठीक है? तो जो आप लोग ने YouTube पे वीडियोस देखे होंगे, अगर आपकी सैलरी इतनी है तो पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये मैं उसके बाद की इनकम ले रहा हूं, सीधा मैं टोटल इनकम से शुरू कर रहा हूं। ठीक है? तो अब वो YouTube के वीडियोस में धीरे धीरे आपको गलतियां भी मिलने लगेगी। अब आप जब पूरा समझोगे तो अच्छा। कई तो नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं जो टेक्निकल उनको समझता नहीं है टैक्स, लेकिन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो टैक्स का भी वीडियो तो बनाना पड़ेगा। टैक्स में अमेंडमेंट आया तो कभी कभार कुछ तो भी बना देते हैं। सो वो दिखता है, वो वीडियो देखते देखते यार ये तो ब्लंडर कर दिया, फिर लोग कमेंट्स में भी लिखते। बट डोंट वरी, नेक्स्ट भी इजी है। नेक्स्ट 10,50,000 में ओल्ड रिजिम में कितना आएगा? नील। और न्यू रिजिम में, सॉरी न्यू रिजिम में नील और ओल्ड रिजिम में आएगा टैक्स, आएगा। सो अब देखो, ये अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर रहा हूं। 10 लाख तक 1,12,500, नहीं समझा? 10 लाख तक 1,12,500, ऊपर के 50,000 का 30% 15,000, मतलब 1,27,500 प्लस 4% 132,600। किसी का नहीं आया होगा कैलकुलेटर में तो वापस पूछ लो, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 10,50,000 है, दिमाग में अभी स्लैब रेट्स
अप्लाई करना शुरू करो। 2.5 लाख का 5% 12,500 एम प्लस, फिर ये अगला 5 लाख 5 to 10 लाख वाला 5 लाख उसका 20% 1 लाख एम प्लस, फिर आखिरी में 50,000 बचा उसका 30% एम प्लस, तो 1,27,500 आता है, प्लस 4% दबा दो तो आपको आ जाएगा 1,32,600। इज दिस क्लियर? अगला वाला केस 4,50,000, नील फॉर न्यू रिजिम एंड नील फॉर ओल्ड रिजिम ऑल्सो, बिकॉज अब ये इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है। देखिए नॉर्मली अगर टैक्स निकालते थे 5 लाख तक के, 5 लाख पे तो कितना आता था? 5 लाख पे ओल्ड रिजिम में 12,500, पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, 12,500 आता था। अब अभी ये रिबेट भी 12,500 तक के अवेलेबल है अंडर द ओल्ड रिजिम, 5 लाख तक की इनकम है तो ये तो 4.5 लाख की ही इनकम है। तो अगर इनकम 4.5 लाख है तो 2.5 लाख से 4.5 लाख 2 लाख होता है, 2 लाख का 5% 10,000, पूरा 10,000 का रिबेट मिल जाएगा, तो आपका नेट टैक्स आ गया नील। समझा क्या आपको? नेक्स्ट, अब 12,15,000, अब ये एक स्पेशल केस है, रिबेट से ही संबंधित है, लेकिन सर ये तो 12,15,000 है। पहले इसमें ओल्ड रिजिम का निकाल के साइड में रख दो, ओल्ड रिजिम का आप कैलकुलेटर में ही कर लो, इंक्लूडिंग सेस 180 184,080 1,84,080। ठीक है, जिनको दिक्कत जा रही है फिर मैं बता रहा हूं, 2,15,000 का 30% निकाल लो, उसमें एक 12,500 ऐड कर दो और फिर जो आ रहा है उसमें 4% ऐड कर दो, ये आ जाएगा। एज फार एज द ओल्ड रिजिम इज कंसर्न, ये मतलब इसमें कोई बेनिफिट्स नहीं है तो टैक्स इतना सारा आएगा। बट लेट अस टॉक अबाउट द न्यू रिजिम। न्यू रिजिम में होगा क्या, मैं आपको इस लिख के समझाता हूं। मिस्टर एफ, एज है कितनी, एज है 49। एज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, क्योंकि न्यू रिजिम की बात कर रहे हैं। टोटल इनकम 12,15,000, ओके, एज पर द न्यू रिजिम। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, तो आपको पता है नॉर्मल काम आप क्या करते हो, अप टू 12 लाख तो 60,000 हो गया है, फिर भी मैं लिख रहा हूं ऑन 0 to 4 lakhs नील, ऑन 4 lakhs to 8 lakh 5% 20,000, ये सब अब आपके लिए इजी हो गया है। ऑन 8 लाख टू 12 लाख 10% 40,000, 12 लाख टू 12 लाख 15,000, देखो 5 10 15, 15 लाख का 15% 2250, ठीक है। टोटल कितना आ गया बताओ, 62,250, ये आ गया टोटल टैक्स बिफोर सेस और रिबेट इफ एनी। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, इसका एक मान लो दोस्त है, ये मिस्टर एफ है और ये इसका नेबर है, ठीक है, मिस्टर एफ का नेबर। अब ये नेबर भी कमाता है, ये भी जॉब पे जाता है, दोनों का सिमिलर प्रोफाइल है, बट ये 12 लाख रुपए कमाता है, ठीक है। तो ये जो मिस्टर एफ है उसकी बीवी उसको पूछती है कि आप कितना कमाते हो, तो बोलते हैं 12,15,000। उसकी बीवी समझदार रहती, बोलती है कि नहीं टैक्स काट के बताओ, तो ये टैक्स काट के बताता है, कितना बताएगा कैलकुलेट करके रख लो, 12,15,000 माइनस टैक्स 62,250 माइनस करके 11 लाख, ठीक है। फिर वो जाके इसको चिढ़ाती है नेबर को कि मेरा पति तो 12,15,000 रुपए कमाता है, तो बोलती है अरे मेरा पति तो सिर्फ 12 लाख कमाता है, ही इज अर्निंग ओनली ₹12 लाख। तो वो पहले तो नाखुश हो जाती है बेचारी, दुखी हो जाती है कि मेरा पति 15,000 रुपए कम कमाता है, उसकी शर्ट मेरी शर्ट से ज्यादा सफेद क्यों। अब ये 12 लाख कमाता है तो इसके साथ क्या होने वाला है, इसका नेट टैक्स कितना आने वाला है, 0, क्योंकि 8 लाख से 12 लाख पे 40,000 लगेगा, उसके बाद का कोई स्लैब ही नहीं है, तो इसका टैक्स आएगा
60,000, बट उसमें से पूरा मिल जाएगा इसको रिबेट अंडर सेक्शन 87A, पूरा 60,000, तो इसका टैक्स हो गया नील। तो अब देखिए, अब नाउ शी हैज एन अपर हैंड। अब वो उसको जाके बोलती है, अरे तूने मुझे 12,15,000 बताया था, तेरा पति टैक्स के बाद कितना कमाता है? तो वो बोलती है कहाँ कुछ 11,50,000 कुछ। बोलती मेरा पति तो 12 लाख पूरा कमाता है टैक्स के बाद में। नाउ टेल मी, अ पर्सन हु इज अर्निंग जस्ट स्लाइटली मोर देन 12 lakhs इज पेइंग सो मच मोर टैक्स, इतना ज्यादा कि उसका एक्चुअल नेट टेक अवे 12 लाख से भी नीचे गिर गया। तो ये उसके साथ ना इंसाफी नहीं हुई क्या? कुछ अनफेयर लग रहा है कि नहीं, कि जस्ट इतना सा एक्स्ट्रा कमाने से उसको रिबेट का बेनिफिट उसे छीन लिया गया। तो ऐसे केस में आता है समथिंग कॉल्ड एज मार्जिनल रिलीफ। उसको ये मार्जिनल इनकम के लिए रिलीफ देते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है देखिए, एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर न्यू टैक्स रिजिम, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ओल्ड टैक्स रिजिम। 5 लाख के ऊपर वाले केस में वर्क नहीं करेगा। तो तब मैं आपको एक उसकी ट्रिक बताऊंगा क्या कर सकते हो आपके दोस्त के साथ। लेकिन अभी यहां पर देखो क्या करना है आपको, ये देखना है इंक्रीज इन इनकम। हाउ मच इज द इंक्रीज इन इनकम? सो यहां लिख रहा हूं मैं, इंक्रीज इन इनकम इज ₹15,000, एंड यहां लिख रहा हूं मैं इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स 62,250। सो ये तो गलत बात है। इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन द इंक्रीज इन इनकम। तो ऐसे केस में इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम का रिलीफ मिल जाता है 47,250 का। किसको? ये वाले पर्सन को 47,250 का रिलीफ मिल जाता है। तो हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, रिबेट ही बोलेंगे, बट दैट इज द रिबेट बाय वे ऑफ मार्जिनल रिलीफ, क्योंकि उसकी इनकम देखो 12 लाख से ज्यादा है तो भी उसको मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है, मतलब रिबेट का कुछ बेनिफिट मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा है। अब उसका रिबेट कम हो गया, कितना हो गया? सिर्फ 47,250। ये कैलकुलेट कैसे हुआ? इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम। अब इसका टैक्स पेएबल कितना बचा बताइए? 15,000। अब इस पे जरूर लगेगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। स्टिल द नेबर विल हैव द लास्ट लाफ, बट फिर भी कुछ तो बेनिफिट मिला इसको, है ना? ये जो नेबर है अभी भी इसका पति 600 रुपए ज्यादा लेके आ रहा है। देखो ये 12,15,000 कमा के भी 15,600 का टैक्स दे रहा है, तो इसकी इनकम अभी भी 12 लाख के जस्ट नीचे चली गई है, बट दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सेस। एंड इन लोगों ने पता नहीं क्यों ये सेस वाले पोर्शन में से कोई रिलीफ नहीं दिया। जो रिलीफ का कंपैरिजन है वो पहले के स्टेज पे होता है, राइट? सो मिस्टर एफ विल बी पेइंग अ टैक्स ओनली ऑफ दिस 15,000, ओनली दैट एक्स्ट्रा इनकम विच हैज अर्न ओवर 12 lakhs। 12 लाख के ऊपर जो इनकम कमाया उस पे उसको रिलीफ मिल जाएगा। नाउ इफ यू गो एंड रीड दैट अपेंडिक्स ऑन पेज नंबर 20, 23, 24 जहां पर आपकी किताब में है, तो उसमें आपको इसके बारे में मिल जाएगा कि why they have given this kind of a relief for persons earning slightly above ₹12 lakh। ढूंढोगे मिलेगा आपको। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर समझा क्या आपको? इसमें फाइनल आंसर क्या आया? 15,600। टैक्स पेएबल विल बी ओनली ₹15,600, ये वाला 15,000। बट मैंने और समझाने के लिए ये भी एक केस ले लिया 12,75,000, ठीक है? इफ द इंडिविजुअल इज अर्निंग 12,75,000, क्या ऐसे केस में भी रिलीफ मिलेगा क्या? लेट अस सी। ओके, काफी कुछ सिमिलर रहेगा। मैं यही वाले चार्ट को कॉपी कर रहा हूं, जो जो चेंजेस है वो आप मुझे बताओगे। वी विल कंपेयर इट विथ अ पर्सन अर्निंग ₹12 lakh। ओके, मिस्टर जी, this time the income is ₹12,75,000, so this will change। अब रिबेट मिलेगा कि नहीं वो डिसाइड करना है आपको, बताइए। बताइए। सो हाउ मच विल बी द टैक्स फ्रॉम 12 लाख टू 12,75,000?
75,000 का 15%, 11,250 आ रहे। अब टोटल बताइए 71,250। नाउ इंक्रीज इन टैक्स इज 71,250 and increase in income is 75,000. Now, is this the similar case or opposite? Opposite. Increase in income is more than increase in tax. तो फिर then that is not the government's problem. आपकी इनकम से तो कम ही टैक्स लिया ना एक्स्ट्रा, आपकी एक्स्ट्रा इनकम से कम टैक्स लिया, भले परसेंटेज टर्म्स में तो इससे 90% से ज्यादा तो टैक्स में निकल गया, बट स्टिल देयर विल बी नो रिलीफ हियर। मतलब रिलीफ सिर्फ एक पॉइंट तक के मिलेगा जो आप कैलकुलेट कर सकते हो मैथमेटिकली, ओके। जो कि पॉइंट एक बात पक्का है कि 12,15,000 के ऊपर है लेकिन 12,75,000 के नीचे है कहीं, तो वो पॉइंट एक पॉइंट आएगा जहां तक के रिलीफ मिलेगा। बेसिकली दैट पॉइंट वेयर द इंक्रीज इन इनकम is equal to increase in tax. You can create a mathematical equation and exactly calculate that value. जिसके beyond ये relief मिलना बंद हो जाएगा, ओके। 71,250 समझा क्या? अब हमको वो पॉइंट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। हमको केस आया 12 लाख के बहुत नजदीक दिख रहा है तो चेक कर लेने का, 12 लाख के सफिशिएंटली दूर दिख रहा है, अब तो 12,75,000 पता ही चल गया है, और दूर है तो फिर उसमें रिलीफ नहीं रहेगा। दैट्स इट। 71,250 पे सिंपली 4% ऐड कर दो, 2850, 74,100, this much will be the tax. So आप यहां लिखोगे no marginal relief because increase in tax is less than increase in income. टैक्स में जो इंक्रीज है इस बार वो इनकम के इंक्रीज से कम है, so therefore there will be no marginal relief applicable in respect of this rebate now. ठीक है। सो वैसे भी पिछला वाला भी पूरी तरह फेयर नहीं था, 15,000 रुपए तो पूरा ही उसके लेके जा रहे थे, इस बार 75,000 में से भी मेजर पोर्शन उसका जा रहा है। सो जो लोग जस्ट 12 लाख के ऊपर है दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ टैक्स कंपेयर टू देयर ओन फ्रेंड्स हु आर जस्ट अर्निंग 12 लाख और स्लाइटली लेस। तो क्या होता है कि कई लोग रिटर्न में इनकम बराबर 12 लाख के नीचे ला करके दिखा देते हैं, ओके। अब मैं तो इस पर 12 लाख दिखाएंगे, पिछले साल तक के 7 लाख था, उसके पहले 5 लाख था, सो बराबर उसके नीचे इनकम रहती है, गवर्नमेंट नोज दैट। बट 12 लाख करने से क्या हुआ, जो लोग अभी तक के 7 लाख तक कमा रहे थे वो सडनली इस साल 12 लाख कमाएंगे, समझ रहे हो आप, ओके। 11,50,000, 11,80,000, 11,90,000 कमाएंगे। अब उतना तो उनका बेस बन ही गया है, सो उतना पैसा जो है वो इकोनॉमी में आ गया, मतलब दे डोंट हैव टू टेक दैट मनी और कीप इट इन ब्लैक और जनरेट ब्लैक मनी और शो बोगस एक्सपेंसेस, उतना लेवल तक की इनकम बता सकते हैं। सो इंक्रीज इन टैक्स इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम, देयरफॉर नो मार्जिनल रिलीफ। इज दैट क्लियर? 74,100 यहां पर मैं अपडेट कर देता हूं। एंड ओल्ड वाली स्कीम में तो ज्यादा टेंशन नहीं है, ओल्ड रिजिम में तो वो तो आप नॉर्मल कैलकुलेट कर लो, 1,12,500 प्लस 2,75,000 का 30%, 82,500, 195 प्लस 4%, 2,02,500, 800, ठीक है। हाँ जी, अच्छा वो अच्छा कैलकुलेट भी कर लिया आपने ऐसे ट्रायल एंड एरर से कि कुछ इक्वेशन से? 12,75,000 12,70,588, okay. So this is roughly we can say 12,70,000 is the figure beyond which there is this rebate applicable. अब देखो इन लोगों ने भी मार्जिनल रिलीफ के बारे में यहां पर आपको चीजें बताया है, ठीक है। देखो नियर अबाउट 1275 बोला था इनके एफएक्यूज में, बट एग्जैक्ट अमाउंट जो आप लोग ने अभी निकाला कितना है? 12,70,588, ओके। यू कैन चेक कि इसमें कितना कितना है। अब आपको ये पूरा समझ जाएगा बेटा, ये पूरा जो एफएक्यू है ये आपको आराम से समझ जाएगा। व्हाट इज न्यू रेजिम, है ना, न्यू रेजिम क्या होता है, टैक्स स्लैब पुराने क्या थे ये याद ना रखे तो ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि ये कम है क्या जो करंट है वो बहुत सारी चीजें और आएगी। फिर ये नए वाले रेट्स क्या है, फिर बेनिफिट क्या मिला, ये चेंज करने के कारण बेनिफिट क्या मिला। तो ये आपको दिख रहा है कि जिसका इनकम 8 लाख था
वो ओल्ड रेट्स के हिसाब से आप चेक भी कर सकते सारा कैलकुलेशन। ओल्ड रेट्स आपको पिछले पेज पे दिए हैं। वो 30,000 रुपए का टैक्स भरता था, प्रपोज रेट्स के हिसाब से 20,000 रुपए का टैक्स भर रहा है। ओके, फिर रिबेट बेनिफिट भी मिल जा रहा है, मतलब इफेक्टिवली नील टैक्स भर रहा है ना 8 लाख वाला। तो ये 12 लाख रुपए तक की जिनकी इनकम थी वो पहले इतना सारा टैक्स भरते थे, अब सबको पूरा बेनिफिट मिल गया। जिनका सेम लेवल का इनकम था उनको उतने रुपए का बेनिफिट मिल गया। 12 लाख के ऊपर में रिबेट बेनिफिट मिलना बंद हो गया, लेकिन स्लैब रेट्स के कारण तो बेनिफिट मिला ही मिला है। सो जो 25 लाख कमाते हैं उसका भी 1,10,000 रुपए से टैक्स कम हो गया। सो ये पैसा तो इकोनॉमी में और सर्कुलेट होगा ना, लोग कंज्यूम करेंगे, देन चीजें खरीदेंगे। फॉर द अबव 12 लाख इन द केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल, इनकम अबव 12 लाख मार्जिनल रिलीफ विल ऑल्सो बी अवेलेबल, जो हम लोग ने अभी बात किया जस्ट अबव 12 लाख है ना, 12 लाख तक के नील रखा है। व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन, तो न्यू रिजिम में बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ रिटर्न फाइल करना है, स्टेप कुछ नहीं लेना है, लिखा है रिटर्न फाइल कर दो बस, ठीक है। चेंज इज बेनिफिशियल फॉर विच कैटेगरी ऑफ पर्संस, तो टाइप ऑफ पर्संस लिख दिया उन लोगों ने, अबाउट विच वी विल बी सीइंग। हाउ विल अ पर्सन हु हैज अर्न 12 लाख बेनिफिट, तो बहुत सिंपल भाषा में समझाया है, वही चीज है, 80,000 रुपए उसका बच रहा है। वेदर द टोटल लिमिट हैज इंक्रीज्ड, यस इट हैज बीन इंक्रीज्ड, वही चीज। अर्लियर लिमिट क्या थी 7 लाख थी, अब 12 लाख हो गई है। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन यस पहले भी था 75,000 सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, अभी भी है 75,000। मतलब अगर आपकी सैलरी इनकम 12,75,000 है, हाँ तो भी 12 लाख हो जाएगा, क्योंकि 75,000 तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। बट आप बोलोगे सर हम लोग तो अगर 13,50,000 है तो आपकी टोटल इनकम आएगी 12,75,000, तो इन दैट केस 12,75,000 पे टैक्स उतना लगेगा, ये जो हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया था। ओके, तो गोल्डन स्पॉट टू बी इज देयर राउंड अबाउट दिस 12,75,000 तक की सैलरी। बट सी एज वी वर डिस्कसिंग, डोंट नेगोशिएट लेस इनकम जस्ट बिकॉज यू आर अफ्रेड टू पे टैक्स। डोंट हैव दैट माइंडसेट, टैक्स नहीं भरना पड़ेगा इसलिए मैं ये ट्रांजेक्शन नहीं करता, ये नहीं करता हूं, क्योंकि आपको 30% ही भरना है ना, ज्यादा से ज्यादा 30% भरना है ना। आप 100 कमा रहे हो ना, वो तो सोचो। हैविंग हायर इनकम ऑलवेज गिव्स यू मोर ऑप्शंस, इट्स बेटर। ओके, ये मत सोचना कि टैक्स की झंझट ही नहीं रहेंगी, कम ही कमाते हैं, फिर सी मत बनो भाई, है ना। ओल्ड रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ 50,000 रुपए है, और पहले भी ऐसा ही था, इसमें कोई चेंज नहीं किया उन लोगों ने। फिर कितने टैक्स पेयर्स को बेनिफिट होगा देखो, ऑल असेसीज हु आर पेइंग टैक्स इन द न्यू रेजिम विल बेनिफिट। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ रुपीस का रेवेन्यू गवर्नमेंट फोरगो कर रही है, 1 लाख करोड़ रुपीस का। मार्जिनल रिलीफ के बारे में बताया, एग्जाम्पल में उन लोग ने 12,10,000 वाले का बताया कि उसको सिर्फ 10,000 का टैक्स देना पड़ेगा, बट एक्चुअल में 10,000 प्लस 10,000 का 4%, जैसे हमने 15,600 दिया, यहां 10,400 आएगा एक्चुअल में, वो एफएक्यूज में वो चीज कवर्ड नहीं। देखो 12,75,000 पे नो मार्जिनल रिलीफ, 71,250 उनका आंसर वही आया ना, बट दे हैव गिवन द आंसर इन द एफएक्यूज बिफोर सेस, सेस की चर्चा नहीं कर रहे वो लोग। 12,70,000 पे भी आपको मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है, देखो उनके एग्जाम्पल में, इसलिए आपका आंसर सही है, 12,70,000 से ज्यादा बट 12,75,000 से कम। एंड देन यू कैन गो थ्रू दिस मार्जिनल रिलीफ का कंप्यूटेशन कैसा है, तो ये पूरा एफएक्यू अब आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। इट्स डन। आप लोगों को चाहिए तो मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ये 3 HIJ, ओके, सीरियल नंबर 10, 11, 12 ट्राई कर सकते हो बेटा। सो वी विल कंटिन्यू इन द टुमारोज क्लास, अब नए नए एक एक कॉन्सेप्ट जुड़ते जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए, थैंक यू।